चैप्टर 1421 टू 1430। क्या शातिर दिल है, आप वास्तव में इतनी कम उम्र में इतने निर्दयी हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको जीने दिया जाना चाहिए, नहीं तो तुम भविष्य में एक संकट बन जाओगे। आसमान से एक बेहद ठंडी और भयानक आवाज आई, फिर एक बड़ा हाथ सीधे नीचे पटक दिया, मौके पर शून्य को भेदते हुए। वह येज़िवेन को मौत के घाट उतारना चाहता था, अन्यथा वह नहीं रुकता। येज़िवेन ने तुरंत ही आने वाले खतरे को महसूस कर लिया। एक पल में उसका फिगर वापस फट गया और बड़े हाथ से बच गया। बूम! इस विशाल हाथ ने शून्य के एक हिस्से को सीधे पकड़ लिया और नष्ट कर दिया। हालांकि यह बड़ा हाथ बिल्कुल नहीं रुका, इसने फिर से येज़िवेन की दिशा पकड़ ली। लगभग उसी समय नंबर 1 गुप्त क्षेत्र से एक और बड़ा हाथ पकड़ा गया। ये झेनमो, तुमने सीमा पार कर ली है, यह ओल्ड ये की आवाज थी। दो बड़े हाथ शून्य में टकरा गए, उन्होंने सीधे आकाश को अलग कर दिया और अंतहीन अराजक शून्य में विस्फोट कर दिया। पूरा दृश्य अराजक था, हर जगह भयानक झटके आ रहे थे और एक भयानक हवा चल रही थी। येज़िवेन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से ओल्ड ये ने अंत में हस्तक्षेप किया था, अन्यथा उसके पास दुनिया के छोर तक भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ऐसी भयानक पुरानी चीज द्वारा लक्षित होने का अर्थ होगा कि वह बिना दफन स्थान के मर जाएगा। ये झेनमो की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक अत्याचारी थी। इस मुद्रा को देखते हुए हो सकता है कि वह पहले ही आकाश क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुका हो। वह ये क्लैन के क्लैन मास्टर से ज्यादा कमजोर नहीं था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रिंस यू को अपंग करने के बाद ये झेनमो वास्तव में एक चाल चलेंगे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ये झेनमो इतनी जल्दी कोई चाल चलेंगे। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वह डेमन डोमेन के चैनल की रखवाली कर रहा था? वह अब यहाँ क्यों दिखाई दिया? इस समय शून्य में उतार चढ़ाव हो रहा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी उदास चेहरे के साथ शून्य से बाहर निकला। उसने येज़िवेन को इस तरह घूरा जैसे वह येज़िवेन को वहीं निगल जाना चाहता हो। उसकी आंखें भूत की तरह उदास थीं। यू आर ये झेनमो? येज़िवेन ने पूछा। हाँ, यह मैं हूँ। अधेड़ उम्र के आदमी ने येज़िवेन की ओर ठंडेपन से देखा और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, हालांकि आप बाहर से वापस आए थे। यह कहना मुश्किल है कि आप ये कबीले के सदस्य हैं या नहीं। इसके अलावा तुम बस एक संकट मोचक हो, तुम परेशानी बढ़ाते रहते हो। मुझे नहीं पता कि ऐसे व्यक्ति को अपने ये वंश में रखना आशीर्वाद है या अभिशाप। मैंने परेशानी पैदा की यदि यह आपके 2 अच्छे शिष्यों के लिए नहीं होता, जो पहले मेरी 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल छीनना चाहते थे, तो चीजें इस तरह से नहीं बनती। येज़िवेन ने उपहास के साथ कहा, अगर वे चाहते हैं तो उन्हें दे दो, आप इस तर्क को भी नहीं समझते हैं। ये झेनमो ने ठंडेपन से कहा, इस तरह की दिव्य स्तरीय औषधीय गोली कुछ ऐसी नहीं है जिसका आप जैसा व्यक्ति हकदार है। मैं इसके लायक नहीं हूं, लेकिन क्या जमीन पर पड़े कचरे में इसके मालिक होने की योग्यता है? येज़िवेन ने उपहास किया, ये झेनमो के बयान का मजाक उड़ाते हुए। मास्टर, उसे मार डालो, तुम्हें उसे मारना चाहिए। उसने वास्तव में मेरी मार्शल आर्ट को अपंग करने की हिम्मत की। कमीने, मुझे उसे दफनाने की जगह के बिना मरना चाहिए। चौथे गुप्त दायरे से प्रिंस यू की गुस्से वाली दहाड़ आई। गोल्डन जेड पवेलियन के 2 नेताओं में से एक के रूप में उन्हें येज़िवेन द्वारा इस हद तक मजबूर किए जाने की उम्मीद नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी मार्शल आर्ट को येज़िवेन ने पंगु बना दिया था। यह बस उसके जीवन को बर्बाद कर रहा था। वह कैसे येज़िवेन से नफरत नहीं कर सकता था? वह पूरी तरह से भूल गया था कि अगर यह उसके और प्रिंस जिन के लिए 9 रिवॉल्यूशंस ताइक्वान गोल्डन पिल का लालच येज़िवेन के हाथों में नहीं होता, तो चीजें इस बिंदु तक विकसित नहीं होती। जैसा कि कहा जाता है, जो लोग बहुत अधिक बुराई करते हैं वे अपना विनाश खुद ही करते हैं। उसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उनकी राय में यह सब येज़िवेन के कारण हुआ था। अगर येज़िवेन नहीं होती तो वो इतना दुखी कैसे हो सकता था? हम कम फूलों वाले शब्द, अपने साथी शिष्यों को दिन के उजाले में और इतने सारे लोगों की चौकस निगाहों से मारते हुए, तुम बस मेरे ये वंश के शिष्य होने के लायक नहीं हो। तुम बस एक जानवर हो। मैं तुम्हें ये वंश की खातिर मार डालूंगा। ये झेनमो ने ठंडेपन से कहा, अगर मैं इस तरह एक जानवर हूं, तो क्या तुम एक पुराने जानवर नहीं हो? क्योंकि जिन 2 छोटे जानवरों को तुमने पाला है, उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं। तुम भी अपनी पीढ़ी के मालिक हो। अब तुमने वास्तव में इस तरह के घृणित तरीके का इस्तेमाल किया है। मेरे जैसे एक जूनियर के साथ व्यवहार करो। क्या आप थोड़ा सा भी दोषी महसूस नहीं करते? येज़िवेन ने प्रतिवाद किया। अपराध बोध, यह शब्द मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। ये झेनमो ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि वे मरते हैं तो यह मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपकी वजह से होगा। कठपुतली खरीदना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने उकसाया है, तो वे आपके साथ मिलकर कैसे पीड़ित हो सकते हैं? यह स्पष्ट रूप से आपकी गलती है। उद्धरण चिन्ह। येज़िवेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, कितना तेज तर्रार व्यक्ति है। आप सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जाहिर है आप वही हैं जो चाहते थे कि वे शैतान विश्व चैनल में प्रवेश करें, लेकिन अब यह मेरी गलती है।
मैं ऐसा हूँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो? तुम मेरे सबसे करीबी रिश्तेदारों को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें, बूढ़े कमीने, एक अकेला बूढ़ा बना दूंगा। जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो वे सहम गए, बिना नहीं रह सके। ये जिवेन के शब्दों का सीधा सा मतलब था कि वह ये जैन मो के सभी शिष्यों और रिश्तेदारों को मारना चाहता था, अन्यथा वह अकेला बूढ़ा कैसे हो सकता है। हालांकि यह ठीक था अगर यह सिर्फ प्रिंस यू था। आखिर यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इसमें 5 हेगमनों के नेता जोंग बातियन का भयानक अस्तित्व भी शामिल था। यहां तक जोंग बातियन भी नहीं डरे। ये शिवेन ने उन्हें जो झटका दिया वह इससे बहुत दूर था। क्या एक दुर्भावनापूर्ण कमीने, ये झेन मो ने अपने दांत पीस लिए और दहाड़ते हुए कहा, आज मैं तुम्हारी त्वचा को छील दूंगा और तुम्हारे कंडरा निकाल दूंगा। तुम कभी भी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगी। ये झेन मो, तुम बहुत दूर चली गई हो। इस समय नंबर में एक गुप्त क्षेत्र ओल्ड ये की लंबी आई। उनके जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी वे ये परिवार के लिए कुछ छोड़ना चाहते थे। उनके लिए ये परिवार के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। हालांकि जब उसने ये जिवेन और ये झेन मो को एक दूसरे का सामना करते देखा तो वह बेहद असहाय था। ये झेन मो ने ये परिवार के लिए हजारों वर्षों तक डायमंड डोमेन चैनल की रक्षा की थी। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और महान योगदान दिया था। उसके पीछे प्रिंस जिन, प्रिंस यू और 5 हेगमन में से एक जोंग बैटियन खड़े थे। इसके अलावा डायमंड डोमेन चैनल में उनकी अपनी सेनाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। ऐसा चरित्र, एक ऐसा अस्तित्व था जिससे ये परिवार के मालिक को भी सावधान रहना पड़ता था। ये जिवेन युवा पीढ़ी की शीर्ष गुरु थीं। उसके पास एक आशाजनक भविष्य था और कोई नहीं जानता था कि वह कितनी दूर जा सकता है। ओल्ड ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन दोनों को इस तरह एक दूसरे से भिड़ते हुए देखा जाए, क्योंकि उनमें से एक को कष्ट देने और शत्रु को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कोई परिणाम नहीं था। हालांकि उनके पास इस मामले को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। जैसा कि ये जेन मो ने स्पष्ट रूप से ये जिवेन के परिवार को मरने के लिए भेजा था और ये जिवेन ने प्रिंस यू को अपंग बना दिया था, दोनों पक्षों के बीच शिकायतों को दूर करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन इस समय वह ये जेन मो को ये जिवेन को मारने नहीं दे सकता था। उसे ये शिवेन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मैंने क्या गलत किया? उसने मेरे प्रशिक्षु की मार्शल आर्ट को अपंग कर दिया। क्या मुझे उसके लिए न्याय भी नहीं मिल सकता? ये जेंटियन मानव चरित्र संख्या एक पॉकेट आयाम पर चिल्लाया। स्पष्ट रूप से वह बेहद उग्र था। यह सही है। आप और मैं पूरी कहानी जानते हैं। आपने ये परिवार के शिष्यों से निपटने के लिए इस तरह के साधनों का इस्तेमाल किया। क्या आप दूसरों की आलोचना से नहीं डरते? ओल्ड ये ने आह भरी और कहा, दफा हो जाओ, मैं आलोचना से नहीं डरता। वर्षों से क्या उन्होंने मेरी पर्याप्त आलोचना नहीं की है? ये झेन मो ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मैं उसे मरवाना चाहती हूँ, भले ही उसे कीमत चुकानी पड़े। यह वही है, जैसा कि कहा जाता है, जीवन के बदले जीवन। मुझे उससे बहुत कुछ नहीं चाहिए। जब तक वह अपनी मार्शल आर्ट को पंगु बना देता है, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हा, तुम सच में अहंकारी हो। तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम एक सांस में अपने शिष्य के अच्छे कामों की बात कर रहे हो। ये जिवेन इतना क्रोधित था कि वह हंसा और बोला, मैंने अभी तक आपको इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप मेरे रिश्तेदारों को वापस कर दें। यदि आपको कोई समस्या है तो बस मेरे पास आएं। मेरे पीछे कोई चालाकी न करें। वापस। मैं ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हुई तो मैं तुम्हें एक बुरा कमीना बना दूंगा। हरामी। ये झेन मो गुस्से में थी। उसने ये जिवेन की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम अभी भी उसकी रक्षा करने जा रही हो? मुझे आज उसे मार देना चाहिए। हर कोई जानता था कि जिस ये झेन मो की बात हो रही थी वह ओल्ड ये था, जो नंबर में था एक गुप्त प्रदेश। ओल्ड ये के अस्तित्व को हर कोई नहीं जानता था। यह कहा जाना चाहिए कि अधिकांश लोग ओल्ड ये के अस्तित्व को नहीं जानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि नंबर एक गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ओल्ड ये बाहर नहीं गए थे। उसके बारे में बहुत से लोगों की धारणा अभी भी वैसी ही थी जैसी उसके पहली बार आने पर थी। हालांकि किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये जिवेन के नंबर एक गुप्त क्षेत्र में ऐसा अस्तित्व होगा। ऐसा भयानक अस्तित्व ये झेन मो के भयानक चुपके हमले को रोक सकता है। वह मेरे कानून प्रवर्तन हॉल का अभिजात वर्ग और भविष्य है। मैं आपको लापरवाही से कार्य करने की अनुमति नहीं दूंगा। ये झेन मो, वर्षों से आपके शरीर पर शैतानी ऊर्जा का आक्रमण हुआ है। आपका स्वभाव अधिक से अधिक विकृत हो गया है और सन की। मूल रूप से ये चीजें मायने नहीं रखती थीं। ये परिवार के लिए आपकी कड़ी मेहनत के लिए मैं आपके साथ सौदेबाजी नहीं करूंगा। हालांकि मैं आपको बिना कुछ किए उस पर हमला करते नहीं देखूंगा। ओल्ड ये की आवाज निकली। ओल्ड कमीने, बहुत गर्व मत करो। यह मत भूलो कि यद्यपि हमारे क्षेत्र लगभग समान हैं, तुम सिर्फ साधारण दायरे में हो। दूसरी ओर मैं एक अजेय अस्तित्व हूं। अगर हम लड़ते हैं तो भी तुम मेरे विरोधी नहीं बनोगे। ये झेन मो ने उपहास किया और कहा,
वास्तव में आपकी अद्वितीय प्रतिभा के साथ यह आपके लिए एक ही पीढ़ी के सभी विशेषज्ञों को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि आपका मूल शरीर अभी भी शैतान के दायरे के मार्ग में है। अगर आपको लगता है कि आप मेरी नाक के नीचे किसी को सिर्फ नवजात आत्मा क्लोन के साथ मार सकते हैं तो आप मुझे बहुत नीचे देख रहे हैं। ओल्ड ये की आवाज कमजोर थी, हालांकि यह कुछ ठंडा और दृढ़ था। उसने दुश्मन के खेमे में येज़िवेन की रक्षा करने का मन बना लिया था। क्या आपको लगता है कि केवल उसकी रक्षा करने से यह मामला सुलझ जाएगा? उसने मेरे प्रिय शिष्य को पंगु बना दिया है। मैं उसकी युद्ध कला को अपंग कर दूंगा, भले ही मैं उसे मार न दूं। मैं उसे इसका अच्छा स्वाद चखने दूंगा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ उसकी रक्षा करने से यह मामला सुलझ जाएगा? उसने मेरे प्रिय शिष्य को पंगु बना दिया है। यहाँ तक अगर मैं उसे नहीं मारता तो भी मैं उसकी मार्शल आर्ट को पंगु बना दूंगा और उसे इसका अच्छा स्वाद लेने दूंगा। ये झेन मो की अभिव्यक्ति तेजी से ठंडी हो गई। उसकी दिव्य भावना येक्षिवेन पर दृढ़ता से बंधी हुई थी। उसने उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया। उसने येक्षिवेन को देखा। यहाँ तक जब वह ओल्डये के साथ बात कर रहा था तो उसने जरा भी आराम नहीं किया। शायद वह वास्तव में येक्षिवेन से नफरत करता था और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मारना चाहता था। आप पहले ही एक अपंग कर चुके हैं, क्या आप भी हमारे ये कबीले के भविष्य की आशा को पंगु बनाना चाहते हैं? ओल्डये ने फी की आवाज में कहा। ये कबीले की क्या उम्मीद है? इतनी कम उम्र में वह पहले से ही इतना शातिर है। बड़ा होने पर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे ये कबीले के लिए एक बड़ा संकट बन जाएगा। हम उसे बड़ा होने नहीं दे सकते, ये झेन मो ने एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा। मैं शातिर हूँ, लेकिन मैं कितना भी शातिर हूँ, मैं आपके और आपके शिष्यों की तरह शातिर और बेशर्म नहीं हो सकता। आप वास्तव में इस तरह के खुले और ऊपर के तरीके से डकैती की बात कर सकते हैं। मैंने ऐसा बेशर्म गुरु और शिष्य कभी नहीं देखा। येज़िवेन ने उपहास किया और कहा, वह मुझे मारना चाहता था लेकिन मैंने उसकी मार्शल आर्ट को अपंग कर दिया। यह समझकर कि हम एक ही कुल के हैं, नहीं तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। क्या आपको लगता है कि शिकायत करने की आपकी बारी है? ये झेन मो का रंग तुरंत और भी भद्दा हो गया। उसके लिए वह हमेशा अलग और अलग रहा। कौन उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा, खासकर जब बात युवा पीढ़ी की हो? यहाँ तक जोंग बातियन भी उनके शिष्य थे, तो कौन उन पर इस तरह चिल्लाने की हिम्मत करेगा? हालांकि जिस बात ने उसे बहुत उदास किया वह यह था कि उसने पाया कि उसके पास येक्षिवेन के शब्दों का खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि वह सख्त था और एक विकृत और सनकी स्वभाव का था, वाक्पटुता कभी भी उसका मजबूत बिंदु नहीं रही। वह अचानक ठंडे स्वर में बोला, बकवास मत करो, आज मुझे तुम्हारी मार्शल आर्ट को पंगु बना देना चाहिए। ये झेन मो तुरंत अपने बड़े हाथ से नीचे गिरा। बूम! यह बड़ा हाथ शून्य में घुस गया और येशिवेन को एक पल में मौत के घाट उतारने वाला था। येक्षिवेन बार बार पीछे हटी। इस समय उसने पाया कि वह बस पीछे नहीं हट सकता। एक शक्तिशाली बल ने उसे जगह में स्थिर कर दिया था, जिससे वह बचने में पूरी तरह असमर्थ हो गया था। ये झेन मो की दिव्य भावना लगभग मूर्त रूप ले चुकी थी और वह येज़िवेन को बचने का कोई अवसर दिए बिना हवा में लोगों को पकड़ सकता था। मैंने कहा, तुम बहुत दूर चले गए हो। ऐसा लगता है कि यह बूढ़ा कुछ समय से ये परिवार में नहीं घूम रहा है। तुम सब मेरी गरिमा को भूल गए हो। इस समय गुप्त दायरे नंबर 1 से ओल्ड मैन ये की आवाज आई। उसकी आवाज में क्रोध और रोष का संकेत था। स्पष्ट रूप से वह ये झेन मो के बार बार अनुचित कार्यों से क्रोधित था। हुश! एक चौंका देने वाला झरना पूरे आसमान में चमक उठा और ये झेन मो के क्यूई संकुचित हाथ की ओर फटा, उसे तुरंत उड़ा दिया। भयानक विस्फोट ने पूरे मानव नंबर 1 गुप्त क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। अगर प्रिंस जेड और येज़िवेन के बीच की लड़ाई ने अभी अभी पृथ्वी गुप्त दायरे के पीछे के कुछ विशेषज्ञों को चिंतित किया था, तो ओल्ड ये और ये झेन मो के बीच की लड़ाई ने पृथ्वी गुप्त दायरे के लगभग सभी विशेषज्ञों को जगा दिया था। यहाँ तक कि स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में कई पुरानी प्राचीन वस्तुएं भी जागृत हो गई थीं। वे सभी अमरत्व के दाव को समझ रहे थे। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें सचेत करना असंभव था, लेकिन अब न केवल वे घबरा गए थे, बल्कि अचानक उनकी नींद खुल गई थी। क्या ये झेन मो नहीं है? वह इतना व्याकुल और उत्तेजित क्यों है? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये झेन मो नहीं है। यह सिर्फ ये झेन मो की आत्मा है। ऐसा क्या हुआ कि उसकी आत्मा व्यक्तिगत रूप से गुप्त दायरे में उतर गई? तुम्हें पता है, उसे दानव कबीले से गहरी नफरत है। इसके अलावा उसका एक विकृत चरित्र है, इसलिए वह आमतौर पर डेमन डोमेन के गलियारे में तैनात रहता है। सामान्य परिस्थितियों में उसे सचेत करना असंभव है। अब जबकि वह डर गया है और अपने आत्मिक अवतार के साथ नीचे उतर आया है, मुझे डर है कि यह कोई मामूली बात नहीं है। मुझे इस बारे में पता है। ऐसा लगता है कि एक युवक ने अपने शिष्य की मार्शल आर्ट को नष्ट कर दिया, जिससे वह क्रोधित हो गया और अपने आत्मा अवतार के साथ नीचे उतर आया। कौन जानता था कि इस युवक की पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। अब यह लगभग 2 अभिभावकों के बीच की लड़ाई जैसा है। ये युवा अधिक से अधिक विकृत होते जा रहे हैं। वे यह भी नहीं जानते कि ये कबीले के हितों के लिए मिलकर काम कैसे किया जाए।
जागने के बाद इन पुरानी प्राचीन वस्तुओं ने सबसे पहले सूचनाओं का आदान प्रदान किया। ये जैन मो और ओल्ड ये के बारे में हर कोई जानता था। उनमें से कुछ तो उनके जैसे ही युग में भी रहे थे। हालांकि जब उन्होंने उन दोनों को युवा पीढ़ी के मामलों के कारण लड़ते हुए देखा तब भी वे अतुलनीय रूप से चौंक गए। फिर ओल्ड ये ने फिर से अपनी चाल चली। उसने एक बड़ा हाथ खींचा जिसने आकाश को ढक लिया और सीधे ये जैन मो को पकड़ लिया। हम्फ, ये जैन मो ठंडे स्वर में बोली, राक्षसों को दूर भगाओ। उसने अचानक एक मुक्का मारा। अचानक दुनिया में एक तीव्र प्रकाश झिलमिला उठा। उनका पूरा व्यक्तित्व आकाश में एक भगवान की तरह लग रहा था, प्रतापी और उज्ज्वल। ऐसी शक्ति के सामने जो भी राक्षस या भूत थे वे बस पर्याप्त नहीं थे। टकराना, दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक भयानक शक्ति एक दूसरे पर आरोपित हो गई। फिर एक पागल विस्फोट हुआ। हालांकि ये जैन मो की मुट्ठी की ताकत केवल थोड़ा सा विरोध कर सकती थी और ओल्ड ये ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जैसे ही ओल्ड ये जैन मो को पकड़ने वाली थी, आकाश में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और सीधे ओल्ड ये के बड़े हाथ को शून्य में बदल दिया। फिर एक आकृति आकाश को पार करके आ गई। सभी ने उस आकृति को देखा और पाया कि यह कोई और नहीं बल्कि ये कबीले के कुलपति ये तियानकियोंग थे। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा आपस में लड़ना उचित है? बाहर आते ही ये तियानकियोंग गुस्से से चिल्लाया। कुलपति कृपया शांत हो जाओ। कुलपति कृपया शांत हो जाओ। इस समय आसपास से कई आवाजें निकलीं। अब जब परिवार का मुखिया भी प्रकट हो गया था तो ये शक्तिशाली प्राणी जो शून्य में छिपे थे कैसे प्रकट नहीं हो सकते थे। एक एक कर सामने आते गए। इस समय पूरा आसमान लोगों से भर गया था। यहाँ तक पृथ्वी और स्वर्ग के गुप्त क्षेत्रों में भी ऐसे कई शक्तिशाली प्राणी थे जो बाहर भी खड़े थे। कुलपति, आप आखिरकार आ ही गए। इस छोटे से कमीने ने अपने साथी शिष्यों को मार डाला। उसके मन में अपने साथी शिष्यों के लिए रत्ती भर भी सम्मान नहीं है। मुझे लगता है कि उस पर किसी दुष्ट आत्मा का आक्रमण हुआ है। वह एक जासूस के रूप में हमारे ये कबीले में आया है और हमारे ये कबीले की प्रतिभाओं को मारना चाहता है। ये जैन मो ने आज्ञाकारिता में अपने हाथों को थोड़ा सा हिलाया। भले ही यह उसकी आत्मा की एक इच्छा थी, उसके देवता अभी भी ये जैन मो थे। ये कबीले में एक उच्च पद पर आसीन थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और कई मेधावी कार्य किए थे। यहाँ तक ये कबीले के कुलपति को भी उसके सामने झुकना पड़ा। आसपास के लोग मदद नहीं कर सकते थे लेकिन चुपके से उसका उपहास उड़ाते थे। ये जैन मो का प्रदर्शन बहुत अधीर था। उसने सीधे ये जैन मो पर एक बड़ी टोपी लगा दी थी। ये एक शिवेन को मारने की चाहत की लय थी। बकवास, तुम स्पष्ट रूप से पुराने कमीने हो। तुमने बार बार मेरे खिलाफ साजिश रची है। तुम बस सांपों और चूहों के घोंसले हो। तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने एक उच्च पद पर कब्जा कर लिया है। तुम मेरे ये वंश के सबसे बड़े जहरीले कीट हो। ये जिवेन ने बिना किसी शिष्टता के कहा। आसपास के कई लोगों की आंखें नम हो गईं। दोनों पक्षों से निपटना आसान नहीं था। उन पर बड़ी टोपी लगाने में एक दूसरे से बेहतर था। ये जैन मो का रंग थोड़ा सा गोरा हो गया। जब वह एक शिवेन से निपटने में विफल रहा तो वह पहले ही काफी चेहरा खो चुका था और अब एक शिवेन ने उस पर एक बड़ी टोपी डाल दी थी। वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था। हालांकि इस समय कबीले के भगवान मौजूद थे। हालांकि वह दबंग और अहंकारी था, फिर भी उसने कबीले के स्वामी के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार कबीले के भगवान ने पूरे ये वंश का प्रतिनिधित्व किया। कबीले भगवान के अधिकार को चुनौती देना पूरे ये वंश को चुनौती देने के समान था। ऐसा कर्म कोई नहीं सह सकता था। इस समय ओल्ड ये भी नंबर 1 गुप्त क्षेत्र से बाहर आ गया। वह अभी भी हवा में एक मोमबत्ती की तरह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय हवा के साथ गुजर जाएगा। इस समय ये तियानकियोंग ने आगे कदम बढ़ाया और कहा, आप थक गए हैं। आपने अपने पूरे जीवन के लिए हमारे ये कबीले के लिए लड़ाई लड़ी है। अब आपको थकना होगा। तियानकियोंग वास्तव में शर्मिंदा है। कैसी बात कर रहे हो कुलपति? जब मैं जीवित हूं तो मैं ये वंश का सदस्य हूं और जब मैं मरूंगा तो ये वंश का भूत बनूंगा। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ये कबीले के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करूं। यह कुछ भी नहीं है। वैसे भी मेरे पास जीने के लिए ज्यादा साल नहीं बचे हैं। तो क्या? ओल्ड ये ने हल्के से कहा। ये जिवेन चुपके से हैरान थी। मूल रूप से ये जेंटियन केवल ओल्ड ये का सम्मान करते थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये कबीले के कुलपति ये तियानकियोंग भी ओल्ड ये के प्रति सम्मानजनक होंगे। ये कबीले के कुलपति के लिए यह कुछ अकल्पनीय था। संभवतः ओल्ड ये अतीत में एक अकल्पनीय व्यक्ति रहे होंगे, अन्यथा ये जैन मो इतना भयभीत नहीं होती। इतना कहना भय की अभिव्यक्ति थी। नहीं तो ये जैन मो ऊपर आते ही ये शिवेन को मार देता। हर किसी को पता होना चाहिए कि ये जैन मो अपने जीवन के चरम पर थी। वह अपनी ताकत के चरम पर था, जबकि ओल्ड ये पहले से ही क्षय अवस्था में था। फिर भी ये जैन मो ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह जीत जाएगा। यहाँ तक अगर यह केवल आत्मा अवतार का एक टुकड़ा था तो यह कुछ चीजों को साबित करने के लिए काफी था। ये तियानकियोंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा।
उसने बस दोनों पक्षों को देखा और कहा, मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता है। येज़िवेन ने अपने साथी शिष्यों को मार डाला। उसे डेविल डोमेन के चैनल की रक्षा करने के लिए दंडित किया जाएगा। कुलपति, ये झेन मो ने तुरंत कहा। हालांकि 2 साल के लिए डेविल डोमेन के चैनल की रखवाली निस्संदेह कई लोगों के लिए एक बहुत ही कठोर सजा थी, येज़िवेन के लिए यह निस्संदेह एक हल्की सजा थी, खासकर उसके लिए जो उसने किया था। ये कबीले को हमेशा एक साथी शिष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए भारी सजा मिली थी। यदि ये कसिंग की मृत्यु इतने संदिग्ध तरीके से हुई होती तो यह ठीक होता। हालांकि एक बार ठोस सबूत मिलने के बाद वे इसे आसानी से जाने नहीं देंगे, अन्यथा ये वंश गड़बड़ हो जाएगा। और वह यह भी नहीं जानता था कि कुलपति ऐसी सजा क्यों देंगे जो जाहिर तौर पर येशिवेन के पक्ष में थी। चिंता न करें, डेविल डोमेन के चैनल येज़िवेन में आपको अभी भी कई राक्षसों के स्वामी को मारना है। आप कार्य पूरा करने के बाद ही जा सकते हैं, अन्यथा तुमने जो कुछ किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए तुम जीवन भर वहीं रहोगी। ये तियान कियोंग ने कहा। इसके अलावा ये झेन मो, मुझे भी पूरी कहानी पता है। यह सब 9 रिवॉल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल के लिए था। यह मामला यहीं समाप्त हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी 9 रेवोल्यूशन ताइक्वान गोल्डन पिल को निशाना बनाना जारी रखे। इसके अलावा येज़िवेन के रिश्तेदारों को भी बाहर स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। वे इस डेविल डोमेन के चैनल में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये तियान कियोंग के शब्दों ने ये झेन मो को अनिच्छुक बना दिया। यह ये जुनहाए और अन्य के कारण नहीं था। उसके लिए येज़िवेन ही वह था जिससे वह वास्तव में निपटना चाहता था। बाकी सिर्फ चींटियां थीं। यदि येशिवेन नहीं होते तो वे उन्हें देखने के योग्य भी नहीं होते। उसे वास्तव में ये तियान कियोंग के शब्दों की परवाह थी। हालांकि यह सिर्फ 50-50 की सजा थी, उनकी राय में ये तियान कियोंग अभी भी येज़िवेन के प्रति पक्षपाती था। क्या यह साथी शिष्य को मारने की सजा थी? हालांकि ये झेन मो ने बहस नहीं की। उसने एक बेहतर तरीका सोचा था। हालांकि येज़िवेन के रिश्तेदारों को बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन उसने अपनी आंखों में इन चींटियों की परवाह नहीं की। उसे केवल येशिवेन की परवाह थी और कुछ नहीं। एक बार जब वह शैतान की दुनिया के चैनल में प्रवेश कर गया तो क्या वह मर नहीं जाएगा? ये झेन मो के पास उससे निपटने के कई तरीके थे। उनके प्रिय शिष्य की मार्शल आर्ट पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिससे वह पूरी तरह से क्रोधित हो गए थे। वह येशिवेन को तुरंत मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि वह यह भी जानता था कि ओल्ड मैन ये और ये तियान कियोंग की मौजूदगी में यह असंभव था। मास्टर, मैं अपनी छुट्टी ले लूंगा। ये झेन मो ने सूंघा और तुरंत निकल गई। ये तियान कियोंग ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने येशिवेन को देखा। येशिवेन की प्रतिभा के बारे में कोई संदेह नहीं था। कुछ ही वर्षों में वह उस स्तर तक बढ़ गया था जहां वह दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मार सकता था। हालांकि वह परेशानी पैदा करने में भी बहुत अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि काफी समय से ऐसा ही चल रहा था। इससे पहले यिन यांग लाइफ एंड डेथ डायग्राम की बात थी जिसने ये कबीले को तूफान में डाल दिया। अब उसका ये झेन मो के साथ भी टकराव हो गया था, जो एक कबीले में एक उच्च पद पर था। यह बूढ़ा व्यक्ति अत्यंत अहंकारी था। हालांकि वह ये तियान कियोंग के सामने कुछ हद तक सम्मानित था, लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने कानून प्रवर्तन हॉल मास्टर ये जेंटियन को चेहरा भी नहीं दिया। अब जब येज़िवेन ने उसे नाराज कर दिया था तो यह स्पष्ट था कि दोनों गुटों के बीच टकराव अवश्यंभावी था। कानून प्रवर्तन हॉल ये कबीले के कानूनों का प्रभारी था। प्राचीन काल से यह ये कबीले की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। साधारण लोगों ने उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं की। ये झेन मो डायमंड डोमेन चैनल की प्रभारी थीं। ये वंश की अधिकांश शक्ति वहीं केंद्रित थी। ये झेन मो से निपटना आसान नहीं था। मूल रूप से अगर यह केवल येज़िवेन और प्रिंस जिन और प्रिंस यू के बीच एक मुकाबला होता तो उन्होंने इसकी परवाह नहीं की होती। केवल 5 अधिनायकों का स्तर ही उसे अपनी बाहें थोड़ा ऊपर उठाने के लिए योग्य था। हालांकि ये झेन मो, इस बूढ़े व्यक्ति ने सामान्य ज्ञान के अनुसार अपने पत्ते नहीं खेले। उसने व्यक्तिगत रूप से येशिवेन के साथ डील की थी। शायद अगर ओल्ड ये नहीं आया होता तो येज़िवेन बच नहीं पाती। इसके अलावा ये जेंटियन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो शांति से चीजों को सुलझाता। हालांकि वह ये झेन मो की तरह अनुचित नहीं था, लेकिन वह जिद्दी, बदबूदार और जिद्दी भी था। उसके लिए पीछे हटना बिल्कुल असंभव था। उस समय इसमें 2 विशाल बलों की टक्कर शामिल हो सकती है। इस समय कुलपति के रूप में उनके पास कदम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा अगर चीजें वास्तव में उस हद तक बढ़ जाती तो यह पूरे ये कबीले की जीवन शक्ति होती जो खो जाती। येज़िवेन, क्या तुम मेरी सजा स्वीकार करती हो? ये तियान कियोंग ने पूछा। मैं आश्वस्त नहीं हूं, येज़िवेन ने कहा। जब तक वह अपने चाचा और तीसरे चाचा को दानव डोमेन चैनल से बाहर स्थानांतरित कर सकता है, इससे बेहतर परिणाम नहीं होगा। जहां तक को डेमोन डोमेन चैनल से निर्वासित किए जाने की बात है, उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। कम से कम वह अपने चाचा और तीसरे चाचा से अधिक उपयुक्त था।
केवल स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ ही डेमन डोमेन के चैनल में अपनी रक्षा कर सकते हैं। ट्रांसेंडेंट रियल्म दानव डोमेन में केवल एक तोप का चारा था। कानून प्रकटीकरण दायरे में किसी भी समय मरने की संभावना थी। केवल स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ ही अपनी रक्षा कर सकते थे। जब तक उनका सामना किसी ऐसे विशेषज्ञ से नहीं हुआ जो उनसे ज्यादा मजबूत था, वे सामान्य परिस्थितियों में अपनी रक्षा कर सकते थे। इसके विपरीत ये ज़िवेन कुछ आभारी थी। ये तियानकियोन के लिए इतना करना उसके लिए पहले से ही काफी था। ये तियानकियोन अब देख सकता था कि येशिवेन अपने दिल की गहराई से बोल रहा था। वह मदद नहीं कर सका लेकिन थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि ये ज़िवेन ने हर जगह परेशानी पैदा की। सामान्य तौर पर वह अभी भी एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा है। ये जेनमो के विपरीत जो केवल एक अज्ञानी बूढ़ा व्यक्ति था। उन्होंने काफी हद तक इस तरह का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह मामला उनके द्वारा दी गई 9 रिवॉल्यूशंस टाइक्सुआन गोल्डन पिल के कारण हुआ है। मूल रूप से उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। यह सिर्फ युवा पीढ़ी की बात थी। कौन जानता था कि जैसे जैसे ये ज़िवेन की खेती बढ़ती गई, यह मामला न केवल बंद नहीं हुआ बल्कि यह और भी गंभीर हो गया। अंत में यहाँ तक ये जेनमो बूढ़े आदमी को भी डेमन डोमेन चैनल से सतर्क कर दिया गया था। अगर वह इसे नहीं रोकते तो शायद बड़ी गड़बड़ी हो जाती। बहुत अच्छा, अगली बार जब आप आकाशीय क्षेत्र के 20 पहले आकाश, दिव्य क्षेत्र के 10 दूसरे आकाश, आकाशीय क्षेत्र के 5 तीसरे आकाश और दिव्य क्षेत्र के 1 चौथे आकाश को मार सकते हैं तो आप बाहर आ सकते हैं। अन्यथा आप बाहर आ सकते हैं, आप हमेशा वहां रह सकते हैं। ये तियानकियोन ने कहा। इस बार यह वास्तव में येशिवेन के लिए एक हल्का वाक्य था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि ये तियानकियोन उसे आसानी से छोड़ देगा। किसी भी बल में एक साथी शिष्य की हत्या करना एक गंभीर अपराध था। यदि यह केवल गुप्त रूप से किया जाता तो वह इस पर आंखें मूंद लेता। हालांकि अगर यह खुले तौर पर किया जाता तो वह उसे हल्के में नहीं छोड़ते। ये तियानकियोन के अनुरोध को सुनकर ये ज़िवेन ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। यदि यह दिव्य क्षेत्र का पहला आकाश होता, उसकी वर्तमान साधना के साथ, भले ही वह आकाशीय क्षेत्र के 20 पहले आकाश शैतानों को मारना चाहता हो, जब तक उसे समय दिया जाता है, यह कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि दिव्य क्षेत्र के ये 10 सेकंड स्काई मास्टर्स पहले से ही उनकी क्षमता से परे थे, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि सेलेस्टियल दायरे के 5 तीसरे स्काई और सेलेस्टियल रियलम के 1 चौथे स्काई डेविल मास्टर थे। जब तक उसने दिव्य क्षेत्र में कदम नहीं रखा तब भी एक संभावना थी, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा? इसके बारे में कैसे? क्या आप असंतुष्ट हैं? ये तियानकियोन ने ये ज़िवेन की तरफ देखा और कहा। उसे डेविल डोमेन चैनल में फेंकना न केवल उसे प्रशिक्षित करने के लिए था बल्कि उसी समय उसकी रक्षा करने के लिए भी था। बाहर अभी भी बहुत सारे लोग थे जो उसके यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख में रुचि रखते थे। साथ ही यह उसे कुछ शांति देने के लिए भी था अगर वह परेशान करता रहे। हाँ, येशिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन उसके लिए डेविल डोमेन चैनल उतना भयानक नहीं था जितना कि बहुत से लोग सोचते थे। तियानयुआन दर्पण के साथ यह उन शैतानों को दबाने के लिए काफी था। ठीक है, जब आप तैयार हों तो अकेले डेविल डोमेन चैनल पर जाएं। ये तियानकियोन ने ये ज़िवेन को और कुछ नहीं कहना जारी रखा। वह घूमा और उसकी आकृति धीरे धीरे आकाश में लुप्त हो गई। वह उड़े बिना सीधे अंतरिक्ष में गायब हो गया। येशिवेन चुपके से हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। इस तरह का टेलीपोर्टेशन केवल वही लोग कर सकते थे जिन्हें अंतरिक्ष की बहुत गहरी समझ थी। बस यहीं से ये तियानकियोन की ताकत अकल्पनीय रूप से गहरी हो गई थी। यहाँ तक बाय शियाशेंग की रैंकिंग सूची में भी ये तियानकियोन की ताकत उस पर बने रहने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उन्हें विशिष्ट रैंकिंग की जानकारी नहीं थी, केवल सूची में होने का मतलब था कि वे दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से थे। ये तियानकियोन के जाने के बाद देखने वाले भी एक के बाद एक चले गए। हालांकि बहुत से लोगों ने कुछ नहीं कहा, वे देख सकते थे कि इस टक्कर में येशिवेन की जीत मानी जा सकती है। हालांकि उन्हें डेविल डोमेन चैनल पर भेजा गया था, लेकिन किसी को पता होना चाहिए कि दूसरी तरफ प्रिंस यू सीधे अपनी मार्शल आर्ट से अपंग थे। फिर भी ये ज़िवेन को केवल डेविल डोमेन में भेजा गया था। यद्यपि कई आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की दृष्टि में वे आवश्यकताएं बहुत गंभीर थीं। चौथे स्वर्गीय परत के आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ, ऐसे विशेषज्ञों को डेविल डोमेन पैसेज में भी मिलना आसान नहीं था। यह उल्लेख करने की बात नहीं है कि उन्हें मारना था। कई लोगों की नज़रों में यह बस ये ज़िवेन को मजबूर कर रहा था। येशिवेन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, थोड़े समय में इसे हासिल करना असंभव था। इस अवधि के दौरान वह डेविल डोमेन चैनल में बंद रहेगा। मूल रूप से यह कोई बड़ी बात नहीं थी। असली समस्या यह थी कि ये जेनमो का इलाका था। जब समय आया तो क्या ये जेनमो ये ज़िवेन को आसानी से जाने देगी? इससे येशिवेन के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गईं। टास्क पूरा करने की तो बात ही छोड़िए, उनके लिए बच पाना भी बहुत मुश्किल था। यह कहना गलत नहीं था कि कुलपति येशिवेन के प्रति पक्षपाती थे।
यह कहना भी गलत नहीं था कि उन दोनों को सजा मिली थी। ओल्ड ये, इस बार मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, नहीं तो मुझे डर है कि मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ये जिवेन ने ओल्ड ये से कहा। ये झेन-मो की मदद तुम्हारे लिए मुसीबत है। बूढ़े ये ने ये जिवेन की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, जो मुस्कुराहट की तरह नहीं लग रहा था। ये शिवेन को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। भले ही ये झेन-मो ने अभी अभी कोई कदम उठाया हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह असहाय था। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या वह ये झेन-मो के असली शरीर से बच सकता है, फिर भी उसके पास इससे निपटने का एक तरीका था। लेकिन उसे यह बात ओल्ड ये को कैसे समझानी चाहिए, खासकर उसके शैतान पंख। वह बस लोगों को नहीं देख सका। भले ही वह देवत्व में लिपटे हुए थे, फिर भी वह इसे लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहते थे। सौभाग्य से ओल्ड ये ने बहुत अधिक नहीं पूछा। सबके अपने अपने राज थे। ये जिवेन कोई अपवाद नहीं थी। वह और अधिक जांच पड़ताल नहीं करना चाहता था और उसने कहा, इस बार आप डेविल डोमेन चैनल में केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपका अनुसरण नहीं कर सकता, लेकिन आप निश्चिंत हो सकते हैं कि कुलपति की चेतावनी के कारण ये झेन-मो भविष्य में आप पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं करेगी। लेकिन फिर भी आपको अभी भी सावधान रहना होगा। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से आप पर हमला नहीं करेगा, यह लड़का संकीर्ण सोच वाला है। आपने न केवल उसे बदनाम किया, बल्कि उसके प्रिय शिष्य की मार्शल आर्ट को भी पंगु बना दिया। वह निश्चित रूप से आपको आसानी से जाने नहीं देंगे। ये शिवेन ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया। एक पल पहले ये झेन-मो की मुद्रा को देखते हुए वो उसे आसानी से जाने नहीं देगा, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ी परीक्षा और प्रेरणा भी थी। हालांकि जिस चीज ने उन्हें वास्तव में थोड़ा उलझा दिया, वह इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल था जो 2 साल बाद होगा। यदि वह समय पर बाहर नहीं आ पाता, तो इस इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल का मूल रूप से उससे कोई लेना देना नहीं होता। तैयारी के 10 वर्षों में से आधे से अधिक समय बीत चुका था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अब हार मानने को तैयार नहीं होगा। उनकी मानसिकता पहले से अलग थी। उस समय ये जिवेन को अपना नाम बनाने के लिए ऐसे अवसर की आवश्यकता थी। उन्हें ये परिवार में एक मजबूत मुकाम हासिल करने की जरूरत थी। उसे ये परिवार के उच्च अधिकारी को उस पर हमला करने से रोकने की जरूरत थी। लेकिन अब वह पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका था। अभी वह केवल इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में उन शीर्ष पायदान के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। लेकिन अगर उसे कुछ समय के लिए डायमंड डोमेन पैसेज में रहना पड़ा, तो उसके लिए वह इंपीरियल कोर्ट स्ट्रगल के लिए समय पर नहीं पहुंच पाएगा। समस्त मानव जाति की युवा पीढ़ी के शीर्ष गुरुओं को देखने का अवसर छूट जाएगा। उसके मन में कुछ ग्लानि सी हुई। यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र था जिस पर 5 महापुरुष भी हावी नहीं हो सकते थे। ये तियानकियोन के आदेश के बाद ये जुनहाई और ये जुन्यान के परिवारों को जल्दी से डायमंड डोमेन मार्ग से भेज दिया गया। यह चुप था और किसी ने अब इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। वेन एर, इस बार हमने तुम्हें फंसाया है। ये जुनहाई ने आह भरी और कहा। इस बार उसके लिए उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे वह मृत्यु से बच गया हो। उसकी साधना से भले ही वह डायमंड डोमेन मार्ग में चला गया हो, यह नहीं कहा जा सकता था कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन वह उस स्थिति के तहत था जहां किसी ने उसे निशाना नहीं बनाया। इसके विपरीत, यदि किसी ने उसे निशाना बनाया, तो आधे कदम वाले आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारना उतना ही आसान होगा जितना हाथ हिलाना। और मौत से बचने में सक्षम होने की कीमत यह थी कि ये जिवेन को दानव डोमेन मार्ग पर भेजा जाएगा, जो उनके स्थान पर पीड़ित होने के बराबर था। अंकल, इस मामले की बात करते हुए मैंने आपको फंसाया है। अगर यह मेरे लिए नहीं होता, तो वह बूढ़ा आदमी ये झेन-मो आप पर हमला नहीं करता। ये जिवेन ने कहा। उसे नहीं लगा कि उसे फंसाया गया है। इसके विपरीत, उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये जुनहाई और अन्य लोगों को फंसाया था। बिग ब्रदर, वेन एर, हम सब परिवार हैं, हमें फंसाने के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस दौरान क्या वेन र के कारण हमें भी विशेष उपचार नहीं मिला? जिन्होंने देखा भी नहीं हम पहले आंखों में थे, अब हमारे लिए उतने ही विनम्र हैं। यहाँ तक माओ एर और कै र भी दिव्य क्षेत्र के गुरुओं के शिष्य बन गए हैं। ये सभी वेन एर द्वारा लाए गए हैं। सब कुछ स्वर्ग द्वारा तय किया जाता है, ये हुआन ने कहा। इससे ये शिवेन ने उसे एक अलग नजरिए से देखा। यह तीसरा चाचा आमतौर पर विशेष रूप से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगता था। इस दौरान ये जिवेन की वजह से लुओ सिटी शाखा परिवार को भी बहुत देखभाल मिली। उल्लेख नहीं है, कानून प्रवर्तन हॉल के युवा हॉल मास्टर के परिवार के रूप में कानून प्रवर्तन हॉल स्वाभाविक रूप से लुओ सिटी शाखा परिवार की अधिक देखभाल करता है। यह सच है। हा, तू, जुनहाई ने तुरंत मुस्कराते हुए कहा। वह इतने संकीर्ण विचारों वाले नहीं थे। उन्हें मुख्य परिवार से एक शाखा परिवार में पदावनत कर दिया गया था और उन्होंने अपने छोटे भाई के परिवार की दुखद मृत्यु का भी अनुभव किया था। उसने क्या अनुभव नहीं किया था? वह क्या स्वीकार नहीं कर सकता था? लेकिन वेन र, मैं आपको बता सकता हूं कि दानव क्षेत्र का मार्ग बेहद खतरनाक है।
हम केवल थोड़े समय के लिए ही वहां रुके हैं, लेकिन हमने कई बार अपनी जान गंवाई है। अगर यह आपकी मदद के लिए नहीं होता इस बार, हम जल्द ही वहां दुखद रूप से मर गए होंगे, ये जुनहाई ने कहा। तू जुनहाई और अन्य लोगों के चेहरे पर अभी भी डर का भाव था। ऐसे युद्ध के मैदान में कबीले के सैनिक और दाओ सैनिक युद्ध के मुख्य बल थे, और यह अक्सर बड़ी सेनाओं की टक्कर थी। जब सैकड़ों, हजारों या लाखों ट्रांसेंडेंस रियलम, हाफ सटेप सेलेस्टियल बीइंग रियलम और यहां तक कई सेलेस्टियल बीइंग रियलम विशेषज्ञ अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, तो किसी भी व्यक्ति की शक्ति इतनी छोटी थी और उल्लेख के लायक नहीं थी। केवल यही कोई वास्तव में देख सकता है कि अनगिनत विशेषज्ञों का क्या मतलब है। ये परिवार के आधे से ज्यादा विशेषज्ञ यहाँ थे। डेविल वर्ल्ड के विशेषज्ञों को दबाने के लिए ये परिवार के कई विशेषज्ञ यहाँ मौजूद थे। यह एक ऐसा अस्तित्व था जिसकी बाहरी दुनिया में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अब आप दानव क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस समय ये झेनमो निश्चित रूप से आपको आसानी से जाने नहीं देगी। आपको सावधान रहना होगा, ये जुनहाई ने चिंतित होकर कहा। असल में उन्हें सबसे ज्यादा इसी बात की चिंता थी। नहीं तो येक्षिवन की ताकत के साथ उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। दानव क्षेत्र मार्ग में ये जेनमो का प्रभाव बहुत अच्छा था। इस दौरान उन्हें इसकी गहरी जानकारी हुई। चिंता मत करो, उनके लिए मुझे छूना इतना आसान नहीं होगा, ये जिवेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये जुनहाई और अन्य लोगों को अलविदा कहने के बाद ये जिवेन फिर से ये जेंटियन को देखने गए। कानून प्रवर्तन हॉल खाली और शांत था। कोई उसे डिस्टर्ब करने नहीं आया। केवल ये जेंटियन की आंखें बंद थीं और उसका मन भटक रहा था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। नमस्कार मास्टर, ये जिवेन ने गहरा झुककर कहा। ये जेंटियन ने थोड़ा गुनगुनाया और कहा, मैंने भी इस मामले के बारे में सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी ये जेनमो इतना बेशर्म होगा। उसने वास्तव में बचने के लिए एक आत्मा बनाने के लिए इस तरह के तरीके का इस्तेमाल किया। सौभाग्य से ओल्ड ये यहाँ है, नहीं तो मुझे डर है कि तुम पर एक विपत्ति आ जाती। तू जेंटियन ने भी इस मामले के बारे में सुना था, इसलिए उसके मन में और भी क्रोध था। अपने लोगों की रक्षा करने की तुलना में ये जेंटियन और ये जेनमो जरा भी कम नहीं थे। इसके अलावा ये जेंटियन ने महसूस किया कि वह इस बार तर्क के पक्ष में खड़ा था, इसलिए उसे विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पैट्रियार्क ने आपको दानव क्षेत्र में जाने की अनुमति दी है। यह आपके लिए एक प्रकार का तड़का है, साथ ही यह आपके लिए एक प्रकार की सुरक्षा भी है। ये जेंटियन ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर पर यिन यांग जीवन और मृत्यु आरेख हमेशा कई लोगों के लिए चिंता का विषय रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि चीजें सतह पर शांत हो गई हैं, वास्तव में अभी भी बहुत कुछ है। लोग हर समय इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। इंपीरियल कोर्ट आधिपत्य प्रतियोगिता में निश्चित रूप से कई विशेषज्ञ होंगे। अपनी ताकत से अगर तुम प्रवेश भी करोगे तो यह एक मृतंत होगा। इसके विपरीत यदि आप वह कर सकते हैं जो पितृसत्ता ने कहा है, तो इंपीरियल कोर्ट हेगमोनी प्रतियोगिता में भी आपके लिए बाहर खड़े होना पर्याप्त होगा। उस समय भले ही वे लोग आपके बारे में कोई विचार रखना चाहें, वे इसके बारे में सोच नहीं पाएंगे। मास्टर का मतलब है कि यह एक परीक्षा है। अगर मैं इसे 2 साल के भीतर हासिल नहीं कर पाया तो मुझे इंपीरियल कोर्ट हेगमोनी प्रतियोगिता में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। क्या आपका यही मतलब है? तू जिवेन ने कहा। हाँ, यह सही है। इंपीरियल कोर्ट आधिपत्य प्रतियोगिता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। आपको इसके बारे में बहुत अधिक परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप चैंपियनशिप जीतते हैं तब भी आप युवा हैं। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है इस बात की चिंता करो, ये जेंटियन ने कहा। फिर मैं समझता हूँ, तू जिवेन ने कहा। ये जेंटियन को अलविदा कहने के बाद ये जिवेन और नहीं रुकी। वह तुरंत ये परिवार के डेविल डोमेन चैनल की गहराई तक गए। विशाल डेविल डोमेन चैनल एक बार फिर ये जिवेन के सामने आ गया। इस बार ये जिवेन पहले जैसी नहीं रही। वह केवल इसे दूर से देख सकता था, इसके बजाय वह उससे संपर्क कर सकता था। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने पाया कि यह दरार उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी थी, और दरार के दूसरी तरफ शैतान क्यूई लगातार बाहर रिस रहा था, जो आसपास के कुछ दृश्यों को प्रदूषित कर रहा था। भले ही ये परिवार के बुजुर्ग लगातार इस सील की मरम्मत कर रहे थे, फिर भी शैतान ची लगातार बाहर रिस रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दरार का दायरा बहुत बड़ा था। यह इतना बड़ा था कि कुछ छोटे विवरणों का पता लगाना असंभव था। उससे अनगिनत राक्षसी प्रभामंडल निकल रहे थे, और इस विशाल दरार के ऊपर आकाश में बाहर निकल रहे राक्षसी प्रभामंडल को दबाने वाली अनगिनत सरणियां थीं। गहराई में जो था वह सारणियों की शक्ति से अलग थलग लग रहा था। यहां तक यक्षिवन की आंखों से भी वह इसके आर पार नहीं देख पा रहा था। यह हजारों मील लंबा और हजारों मील चौड़ा था। दूर से यह एक विशाल दानव की तरह लग रहा था जिसने अपना खूनी मुंह खोल दिया था और सब कुछ भस्म करने वाला था। तो जिवेन ने अभी डेविल डोमेन चैनल की सीमा में प्रवेश किया था। लगभग तुरंत ही उसने महसूस किया कि एक अत्याचारी दिव्य भावना उसके ऊपर हावी हो रही है।
उनमें से कुछ बस उसके ऊपर बह गए और उस पर ज्यादा प्रयास नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें मजबूती से जकड़े हुए थे। ये जीवेन रुके नहीं और सीधे एक झटके में डेविल डोमेन चैनल में घुस गए। ये जीवेन के जाने के कुछ ही समय बाद कई विशेषज्ञ यहाँ पहुंचे। क्या चल रहा है? वह इतनी जल्दी क्यों चला गया? वह वास्तव में भाग गया। आप किस बात से भयभीत हैं? जब तक वह इस डेविल डोमेन चैनल में है, हम उसे अभी या बाद में ढूंढ लेंगे। उस समय हम अपने जूनियर का बदला लेने के लिए उसकी चमड़ी उतारेंगे और उसकी नसें निकाल देंगे। यह सही है, इस डेविल डोमेन चैनल में अराजकता है। यहाँ तक स्वर्ग के रहस्यों को भी कवर किया गया है। यह बिना आदेश के एक जगह है, चूंकि उसने यहाँ प्रवेश किया है, वह केवल चुपचाप मर जाएगा। इन लोगों के कुछ देर रुकने के बाद वे जल्दी से उस जगह से गायब हो गए जहां से एक शिवेन बिना किसी निशान के निकली थी। हालांकि आश्चर्य की बात यह थी कि उनके जाने के कुछ समय बाद ही ये जीवेन की आकृति अचानक आसमान से चमक उठी। यह पता चला कि जब वह अभी अभी आया था तो यह सब एक भ्रम था। पीछे छूटी आभा ने उन्हें गलत समझा। फिर वह चुपचाप वापस भागा और बस इस दृश्य को देखा। यह शी रेन वास्तव में ये जैन मो का शिष्य है। वह वास्तव में मुझे यहाँ मारना चाहता है। ये जीवेन ने थोड़ा उपहास किया। यह अफसोस की बात थी कि उन्होंने गलत गणना की थी। यह सिर्फ इतना था कि प्रिंस यू की तुलना में शी रेन की ताकत अधिक अत्याचारी थी। वह शायद पहले से ही दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के दूसरे या तीसरे स्तर पर था। वह उससे बहुत दूर था जिसे ये सिवेन अब मार सकती थी। इसके अलावा उन्होंने अभी तक डेमोन डोमेन के चैनल में प्रवेश नहीं किया था। अगर उसने वास्तव में उन्हें मार दिया तो ये जैन मो की ओर से एक मजबूत प्रतिक्रिया भी होगी। यह सोचकर वह बिना किसी झिझक के तुरंत डेविल डोमेन चैनल में घुस गया। खुला डेविल डोमेन चैनल में राक्षसी आभा की लहरें निकलीं। इस मोहरबंद स्थान में अगणित आध्यात्मिक आभा राक्षसी आभा से मिश्रित होकर संपूर्ण आकाश में बिखरी पड़ी है। सामान्य मास्टर्स के लिए जब वे डेविल डोमेन चैनल पर आए तो सबसे पहले उन्हें यह सीखना था कि राक्षसी आभा में मिश्रित आध्यात्मिक आभा को कैसे अवशोषित किया जाए। हालांकि येक्षिवेन के लिए उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत यह सब सूंघा। उनके लिए चाहे वह राक्षसी आभा थी या आध्यात्मिक आभा, कोई अंतर नहीं था। त्यानयुवान मिर के साथ भले ही यह राक्षसी आभा थी, यह उसके द्वारा पूरी तरह से अवशोषित भी हो सकती थी। इसके बाद उन्होंने अपने आसपास का जायजा लिया। उसे जो आश्चर्य हुआ वह यह था कि यद्यपि यह दो दुनियाओं के बीच के मार्गों में से एक था, यह असामान्य रूप से स्थिर था, जैसे कि इसे एक शक्तिशाली बल द्वारा स्थिर किया गया हो। नतीजतन हालांकि यह एक स्थानिक मार्ग था, यह अपनी खुद की दुनिया की तरह था जो स्वर्ग के स्तर के विशेषज्ञों को लड़ने में सक्षम था। ताओ सोल्जर्स और डेमोनिक सोल्जर्स के बीच उन्मादी लड़ाई के कारण ट्रू मार्शल रियलम जैसी दुनिया भी मौके पर ही ढह जाएगी, फिर भी यह जगह इसे समायोजित करने में सक्षम थी। यह अपने आप में एक चमत्कार था। आमतौर पर अलग अलग दुनिया में स्थिरता की अलग अलग डिग्री होती है। सबसे स्थिर एक स्वाभाविक रूप से प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की तरह एक मुख्य विश्व था। यह कई विमानों में सबसे ऊंचा विमान था और इसमें सबसे उत्तम स्वर्गीय मार्ग नियम था। भगवान जानता था कि वहां कितने अद्भुत सर्वशक्तिमान व्यक्ति पैदा हुए थे। उनके द्वारा छोड़ी गई सरणियों ने एक एक करके प्राचीन बेरेंस महाद्वीप की रक्षा की। इसने प्राचीन बेरेंस महाद्वीप को स्वर्ग क्षेत्र या इससे भी उच्च स्तर की लड़ाई प्राप्त होने पर भी बिखरने की अनुमति नहीं दी। अगला ट्रू मार्शल डोमेन की तरह हीन मुख्य विमान होंगे। वे अनिवार्य रूप से प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के समान थे, बस उनका स्तर प्राचीन बेरेंस महाद्वीप जितना ऊंचा नहीं था। आमतौर पर वे जिस शक्ति का सामना कर सकते थे उसका स्तर भी अलग था। फिर कुछ हाफ प्लेन थे। ये विमान आमतौर पर मुख्य विमान पर निर्भर होकर पैदा हुए थे। आमतौर पर उन्हें अभी भी स्थिर माना जाता था। वास्तव में अस्थिर खुले अंतरिक्ष चैनल थे जो किसी भी समय ढह सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंतरिक्ष तूफान की शक्ति अपने आप में एक अत्यंत भयानक शक्ति थी। बस इसे स्थिर करना मुश्किल था। इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र बनाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। हालांकि अनुमान लगाने की लगभग कोई आवश्यकता नहीं थी। यह निश्चित रूप से डेमन डोमेन से सर्वशक्तिमान आंकड़ों का काम था। आखिरकार मनुष्य इस अंतरिक्ष चैनल के ढहने का इंतजार नहीं कर सकते थे। यदि ऐसा हुआ तो ये परिवार बड़ी मात्रा में शक्ति प्राप्त कर सकता है और पलक झपकते ही प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में शीर्ष शक्ति बन सकता है। दानव क्षेत्र के लिए ऐसा लगता था कि उन्हें प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के पिछले आक्रमण से झटका लगा था। हालांकि काफी समय बीत चुका था, फिर भी उन्होंने बड़े पैमाने पर हमला नहीं किया था। हालांकि इस दरार में लड़ाई अभी भी एक उग्र ज्वार की तरह तीव्र थी। दानव डोमेन के बड़े पैमाने पर आक्रमण की तुलना में यह सिर्फ एक छोटी सी झड़प थी। फिर भी यह पहले से ही ये परिवार की आधी से अधिक शक्ति को शामिल कर चुका था। आने से पहले येक्षिवेन ने तैयारी कर ली थी। वह जानता था कि उसका वर्तमान स्थान डेमन डोमेन के युद्ध क्षेत्र चैनल का सबसे बाहरी क्षेत्र था। असली कोर युद्ध क्षेत्र केंद्र की स्थिति में था।
इस युद्ध के मैदान को मजबूत करने के लिए ये परिवार ने दानव डोमेन चैनल में एक सुपर सिटी, 10 सुपर मुख्य शहर और सैकड़ों उपग्रह शहर स्थापित किए थे। शहरों ने एक विशाल रक्षात्मक श्रृंखला बनाई जो दानव डोमेन के हमले को बाहर रोक रही थी। दूर से ये ज़िवेन कत्लेआम की भयानक आभा को ऊपर उठते हुए देख सकती थी। मोकी और लिंग की पागलपन से आपस में टकरा रहे थे। ऐसा लगता था कि यहाँ हत्या एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। हर समय अजीबोगरीब लड़ाइयाँ होती थीं। इसके अलावा जो केंद्रीय क्षेत्र के जितना करीब आता गया, लड़ाई उतनी ही तीव्र होती गई। ये ज़िवेन यह भी समझ सकते थे कि मध्य क्षेत्र में ये कबीले के सुपर सिटी के पास आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ लड़ रहे थे। यहाँ तक कि बाहरी क्षेत्रों में भी हर समय भीषण युद्धों का अनुभव किया जा सकता था। इससे येक्षिवेन का दिल धड़क उठा। उसे डर था कि वह यहाँ ज्यादा देर तक लड़ाई नहीं कर सकता, अन्यथा यह बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को आकर्षित करेगा। हालांकि वे निश्चित रूप से देखने नहीं आएंगे बल्कि मारने आएंगे। जब मछुआरे और सीप लड़ते थे तो मछुआरे लाभ उठाते थे। ये ज़िवेन ने तुरंत ये कबीले के शहरों में से एक की ओर उड़ान भरी। वह पहले बसने के लिए एक शहर खोजना चाहता था। साथ ही उन्होंने अपनी काया और रूप रंग में बदलाव लाने के लिए रेस्ट्रेनिंग ब्रीथ टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। वह बस एक लंबे अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया। इस स्तर तक साधना करने के बाद वह लंबे समय से अपने शरीर की प्रत्येक पेशी, यहाँ तक कि प्रत्येक कोशिका को नियंत्रित करने में सक्षम था। उसका रूप बदलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। हालांकि उसकी साधना के इस स्तर तक पहुंचने के बाद आम लोगों को न्याय करने के लिए अपनी आभा पर निर्भर रहना होगा और भेष भी आसानी से देखा जा सकेगा। केवल भेष बदलने की वह तकनीक जिसे उन्होंने सांस रोकने की तकनीक के साथ अभ्यास किया था के माध्यम से नहीं देखा जा सकेगा। वह जानता था कि ये जैन मोह के लोग हर जगह उसके ठिकाने की तलाश कर रहे होंगे। एक बार जब वे उसे पा लेंगे तो यह अनिवार्य रूप से एक बड़ी लड़ाई होगी। ये जानना चाहिए कि ये जैन मोह ये कबीले के 10 मुख्य शहरों में से एक का सिटी लॉर्ड था। ये जैन मोह के साथ उसके संबंधों के कारण उस मुख्य शहर का नाम बदलकर सप्रेसिंग डेमन सिटी कर दिया गया। यह देखा जा सकता है कि ये जैन मोह डेविल वर्ल्ड के मार्ग में एक हाथ से आकाश को ढंक सकता है। उनकी शक्ति राक्षसी थी। इससे पहले कि उसके पास खुद को बचाने के लिए पर्याप्त शक्ति होती, वह ये जैन मोह के सामने खुद को उजागर नहीं करना चाहता था। सौभाग्य से उसे डेविल वर्ल्ड के मार्ग में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वह सेवा में एक सैनिक के बराबर था। वह जहां भी जाएगा यह तय होगा और वह अपनी मर्जी से नहीं जा सकता था। उसके लिए अब जितना तनाव मुक्त होना संभव नहीं था। उसने एक उल्कापिंड बेल्ट में उड़ान भरी। इस तरह के उल्कापिंड इस अंतरिक्ष में हर जगह देखे जा सकते हैं। वे विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के अवशेष थे। जी, एक और इंसान मरने आया है। अचानक बहुत गहरी और भयावह हंसी फूट पड़ी। इससे पहले कि येक्षिवेन कुछ सोच पाता, एक बड़ा हाथ तुरंत नीचे गिर गया। फिर येक्षिवेन के सामने एक बहुत बड़ा शरीर दिखाई दिया। यह एक छोटे से पहाड़ की तरह था और उसके सामने ये ज़िवेन एक चींटी की तरह थी। उसके विशाल नुकीले दांत लगातार भयावह रोशनी से चमकते थे। यह विशालकाय दानव कबीला है। येक्षिवेन ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। मूल रूप से उन्हें येमो द्वारा भविष्य के दानव राजा के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। वह इन राक्षसों को कैसे नहीं पहचान सका। विशालकाय दानव कबीले के खगोलीय प्राणियों में असीम शक्ति थी और वे अत्यंत भयंकर थे। वे अक्सर शहरों पर हमला करने वाले मुख्य बल थे। जैसे ही वह अंदर आया, उसने वास्तव में इस तरह के दिव्य क्षेत्र स्तर के विशालकाय दानव का सामना किया और यह भी जानता था कि इस जगह की रक्षा करना और आने वाले हर मानव योद्धा पर आश्चर्यजनक हमला करना। इसने विशालकाय दानव कबीले के बारे में ये ज़िवेन की समझ को पूरी तरह से उलट दिया। विशालकाय दानव कबीले के बारे में ये ज़िवेन की मूल समझ के अनुसार विशालकाय दानव कबीला अक्सर शहरों पर मौके पर हमला करने में मुख्य बल था। वे बहुत बड़े थे और प्रायः उनके पास दिमाग नहीं था। उसने अपने बड़े हाथ से हथियाने की गति की और एक राक्षसी हाथ ने आकाश को ढक लिया। काले बादल गरज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि पूरा आकाश ढका हुआ है। यह येक्षिवेन के सिर पर दब गया। एक दिव्य क्षेत्र स्तर के दानव ने एक चाल चली और एक पल में यह एक आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के योद्धा को पूरी तरह से मार सकता था। ये ज़िवेन ने सीधे कदम उठाया। शून्य में एक पल में अनगिनत प्रेत प्रकट हुए, स्वप्न समान और भ्रमपूर्ण। प्रत्येक प्रेत प्रकाश की धारा में बदल गया। लगभग तुरंत ही वे प्रकाश की किरणों में बदल गए, एक सुनहरे प्रकाश जाल की तरह, और तुरंत इस आकाश को ढकने वाले दानव हाथ को घेर लिया। पुची 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 विस्फोटों की एक श्रृंखला आई और यह आकाश आच्छादित दानव हाथ अनगिनत तलवार की रोशनी से कटा हुआ प्रतीत हुआ और यह मौके पर ही फट गया। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? यह दैत्य थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि येक्षिवेन की गति इतनी तेज होगी। हालांकि दैत्य की गति धीमी थी, वह भी उसी स्तर के सापेक्ष थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आधा कदम दिव्य क्षेत्र के योद्धा की गति कितनी तेज थी, आकाशीय क्षेत्र के योद्धा की गति के साथ तुलना करना असंभव था।
आकाशीय क्षेत्र के योद्धा खुद को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में एकीकृत कर सकते थे और उनकी गति सीमित थी, चाहे वे कितने भी धीमे क्यों न हों। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आधा कदम दिव्य क्षेत्र का योद्धा कितना तेज था, इन दिव्य क्षेत्र के योद्धाओं का विरोधी होना मुश्किल था। इसलिए यह अतीत में बहुत सहज था। वे आधे अधूरे आकाशीय क्षेत्र के योद्धा या कानून प्रकटीकरण के दायरे में मानव कबीले के योद्धा इसके बड़े हाथों से बच नहीं सकते थे। वे सीधे उसके द्वारा मारे गए और फिर सीधे उसके लहू का भोजन बन गए। लेकिन ये ज़िवेन की तरफ से उसने पाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये शिवेन की गति इससे तेज थी। तुरंत विशाल राक्षस के हाथ में एक विशाल गदा दिखाई दी और उसे ये शिवेन पर उसी स्थान पर फेंका गया। खुला शून्य में गदा ने एक भयानक ध्वनि तरंग बनाई। यह विशाल दानव विशाल राक्षसों का राजा था और यह पहले से ही सामान्य विशाल राक्षसों से बिल्कुल अलग था। उसमें असीम शक्ति थी और उसकी शक्ति पर्वतों को विभाजित कर सकती थी। जब गदा को नीचे गिराया जाता था तो वह एक पर्वत श्रृंखला को विस्फोट कर सकती थी। डांग ये शिवेन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। एक जोर की भनभनाहट के साथ पूरी गदा ये शिवेन की हथेली पर जोर से टकराए। ये शिवेन को अचानक अपनी हथेली में एक झुनझुनी का दर्द महसूस हुआ, लेकिन ये गदा ये शिवेन की रक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस गदा को स्वर्ग स्तर के बिजली उपकरण के रूप में स्थान दिया जा सकता था, लेकिन यह स्वर्ग स्तर के बिजली उपकरणों के बीच अपेक्षाकृत अपरिष्कृत थी। इसकी कोई विशेष शक्ति नहीं थी। केवल एक चीज यह थी कि यह माउंट ताई जितना भारी था। ये शिवेन को नहीं पता था कि इसे बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था, लेकिन यह अतुलनीय रूप से भारी था। यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो संभवतः उसकी मौके पर ही कुचलकर हत्या कर दी जाती। भले ही उसके पास कोई शक्ति न हो, लेकिन वह उसके लिए सबसे उपयुक्त था। ये ज़िवेन ने तुरंत अपना मुंह खोला और तलवार क्यूई का एक कौर निकला जो सीधे इस विशाल दानव की ओर बढ़ रहा था। इस दैत्य की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज थी। इसने तुरंत एक बड़ा हाथ फैलाया, ये ज़िवेन की स्वॉर्ड क्यूई को रोकते हुए। बजना एक जोर का धमाका हुआ, लेकिन ये ज़िवेन की उड़ने वाली तलवार सीधे उसके आर पार हो गई। भयानक स्वॉर्ड की सीधे विशाल शैतान की पूरी बाह में घुस गई। विशाल शैतान की हड्डियां लोहे की तरह सख्त थीं, लेकिन ये ज़िवेन की स्वॉर्ड की अभी भी इसे भेदने में कामयाब रही। गर्जन विशाल दानव दर्द से कराह उठा और उसका पूरा हाथ उसी जगह फट गया जैसे कोई विस्फोटक सीधे फट गया हो। ये ज़िवेन की स्वॉर्ड क्यूई तैरते हुए ड्रैगन की तरह उसमें घुस गई। खून की धुंध जिसने आसमान को भर दिया था, उसे भी एक सक्शन फोर्स ने ये ज़िवेन के शरीर में खींच लिया था। इसका एक हिस्सा त्यानयुवान दर्पण द्वारा शुद्ध गहन क्यूई में बदल दिया गया था, जो उसके शरीर में एकीकृत हो गया था, और बाकी पूरी तरह से त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। त्यानयुवान दर्पण का इन शैतानों पर प्राकृतिक नियंत्रण प्रभाव था। ये ज़िवेन महसूस कर सकती थी कि त्यानयुवान दर्पण अधिक शक्तिशाली हो गया था और यह येमो के जागरण के एक कदम और करीब था। असंभव विशाल दानव दहाड़ा और विश्वास नहीं कर सका। उसका शरीर इतना शक्तिशाली था, लेकिन यह वास्तव में एक तलवार क्यूई द्वारा उड़ाया गया था और प्रतिद्वंदी एक आधा कदम दिव्य प्राणी था। 20 सेलेस्टियल बीइंग रियलम पहली परत। चलिए आपके साथ शुरू करते हैं। ये शिवेन ने कुछ विस्मयकारी दृष्टि से उसकी ओर देखा और उसके हाथ में एक लोहे की तलवार दिखाई दी। उसका शरीर अचानक एक कदम आगे बढ़ा। जियू उसकी आकृति एक सुनहरी रोशनी की तरह थी और वह सीधे विशाल दानव के सामने चमकती थी और तलवार क्यूई लगातार बाहर निकलती रहती थी। शुआ यह सीधे एक आश्चर्यजनक प्रकाश के पार आ गया। पुची रक्त का प्रकाश आकाश में उड़ गया और विशाल राक्षस का सिर सीधे ये ज़िवेन की तलवार से कट गया। रक्त एक स्तंभ की तरह उछला और विशाल राक्षस का सिर सीधे नीचे सरक गया और ये ज़िवेन के त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया गया। यह उसकी हत्या का सबूत था और विशाल राक्षस के अन्य हिस्सों को अचानक उड़ा दिया गया, रक्त धुंध में बदल गया और त्यानयुवान दर्पण द्वारा अवशोषित कर लिया गया। 19 और एक शांत पहाड़ी जंगल में पूरे युद्ध के मैदान में अनगिनत वर्षों की लड़ाई और शुद्धिकरण के बाद एक दुनिया भी बन गई थी। पहाड़ और नदियां थीं और यह वास्तविक दुनिया से अलग नहीं थी। यह भी कहा जाना चाहिए कि यह अपने आप में एक वास्तविक दुनिया थी, अनगिनत वर्षों के बाद बनी दुनिया। लेकिन सामान्य दुनिया के विपरीत इस दुनिया में राक्षस क्यूई और आध्यात्मिक क्यूई के पारस्परिक प्रवेश के कारण पूरा दृश्य राक्षसों की दुनिया के एक दृश्य की तरह था और उजाड़ समय एक साथ मिल रहा था। यहाँ तक कई जादुई जानवरों और दानव जानवरों के जन्म के बाद भी दो पूरी तरह से अलग प्रणालियाँ यहाँ टकराईं। और एक शांत पहाड़ी जंगल में भूतकाल में जादुई जानवरों और दानव जानवरों की निरंतर दहाड़ भी इस समय गायब हो गई थी। एक शक्तिशाली आभा पूरे पहाड़ के जंगल में व्याप्त थी। उस भयानक आभा ने सैकड़ों मील दूर सभी राक्षस जानवरों और जादुई जानवरों को खदेड़ दिया था। और इस पर्वत श्रृंखला की एक गुफा में एक सियान आकृति पालथी मारकर अंदर बैठी थी। यह ये ज़िवेन थी। एक पूरा महीना बीत चुका था और 1 महीने से अधिक की इस अवधि में उसने सेलेस्टियल बीइंग दायरे की पहली स्वर्गीय परत के केवल 5 शैतानों का सिर काटा था।
ऐसा नहीं था कि उसकी गति बहुत धीमी थी, लेकिन इस लंबे युद्ध क्षेत्र में सेलेस्टियल बीइंग दायरे की पहली स्वर्गीय परत के इन शैतानों को ढूंढना कोई आसान काम नहीं था। मनुष्यों और राक्षसों के बीच इस युद्ध के मैदान में केवल शीर्ष विशेषज्ञ ही युद्ध के मैदान के केंद्र में केंद्रित थे। हालांकि अन्य जगहों पर बिखरे हुए अन्य विशेषज्ञ थे, लेकिन आमतौर पर उनके लिए खुले में भटकना असंभव था, ठीक उस विशाल शैतान की तरह। आमतौर पर मानव जाति के विशेषज्ञों पर घात लगाने के लिए, और तब तक उनकी सफलता की खबर घात को वापस भेज दिया गया। यह अक्सर भी होता देर से, स्वर्गीय, विलंबित, मृत, गत, भूतपूर्व, पिछला, हाल का, पिछेता, विलंब से आया हुआ, पीछे का, बहुत दिन चढ़े, बहुत रात चढ़े। हाल ही में थोड़े दिन हुए जब तक एक शिवेन ने खबर के बारे में पूछताछ की और फिर दौड़े, तब तक दुश्मन की छाया पहले ही गायब हो चुकी थी। केवल कुछ ही बार उन्होंने एक ऐसे शैतान का सामना किया जो समय से पीछे नहीं हट सकता था और उनका सिर कलम कर दिया। हालांकि रॉयल कोर्ट स्ट्रगल तक केवल 2 साल बाकी थे। इस डर से उसके पास इतना समय भी नहीं होगा कि वह उन राक्षसों को मार सके, खेती करना तो दूर की बात है। और कल उसने अभी अभी 5वें दिव्य क्षेत्र की पहली स्वर्गीय परत शैतान का सिर काटा था, और उसने महसूस किया कि वह एक सफलता से केवल एक कदम दूर था। इन दिव्य दायरे के शैतानों के पास बहुत मजबूत क्यूई और रक्त था। भले ही इसका एक हिस्सा येजिवेन द्वारा अवशोषित किया गया था, इसका अधिकांश हिस्सा त्यानुवान दर्पण द्वारा अवशोषित किया गया था। येजिवेन के लिए जो अब शिखर पर प्रवेश कर चुके थे, यह भी एक महान पदोन्नति थी। दिव्य क्षेत्र स्तर का क्यूई और रक्त आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र की तुलना में बस सैकड़ों गुना अधिक था। यह उन आधे चरण दिव्य क्षेत्र को मारने से कहीं बेहतर था, और संक्षेप में यह एक ही बात नहीं थी। इसलिए उन्हें एक पहाड़ की चोटी मिली और उन्होंने सीधे बंद कमरे में प्रशिक्षण शुरू किया। ये पहाड़ लगभग मुख्य युद्ध क्षेत्र की दुनिया में तैरते हुए द्वीपों की तरह थे, और वह भूमि जहां ये परिवार का सुपर सिटी स्थित था एक सुपर महाद्वीप था, और प्रत्येक शहर का स्थान भी एक बहुत बड़ा महाद्वीप था, और वहां कई छोटे द्वीप जैसे पहाड़ थे जो शून्य में तैर रहे थे। क्योंकि वह इन पहाड़ों पर राक्षसी जानवरों से परेशान होने से डरता था, उसने इन राक्षस जानवरों और जादुई जानवरों को डराने के लिए सीधे अपनी आभा जारी की। मनुष्यों की तुलना में ये दानव जानवर और जादुई जानवर आभा के प्रति अधिक संवेदनशील थे, और इनसे निपटना आसान था। उसके पीछे एक विशाल प्राचीन वृक्ष की छाया धुंधली दिखाई दी, और शून्य में देवताओं द्वारा प्राचीन शास्त्रों का जाप करने की ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। उसके शरीर में क्यूई और रक्त लगातार बढ़ रहा था, लगातार अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण से संबंधित क्षेत्र को धो रहा था, खंड दर खंड दरारों को धो रहा था। येजिवेन के चेहरे पर कुछ दर्दनाक अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था, शायद बहुत अधिक वर्षा के कारण, जिससे अवरोध पैदा हो गया था जो सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत था। हर बार जब वह दायरे की बाधा को धोता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसके शरीर में अनगिनत सुइयां चुभ रही हैं। हालांकि उसके चेहरे पर कुछ दर्दनाक अभिव्यक्ति थी, येजिवेन जरा भी नहीं रुकी, लगातार हमला कर रही थी, और समय भी बीत रहा था। और जैसे ही येजिवेन लगातार आधे कदम वाले दिव्य दायरे के मध्य चरण पर हमला कर रहा था, लोगों का एक समूह पहाड़ों की परिधि पर दिखाई दिया। नेता लगभग 20 साल का एक युवक था, एक शानदार पोशाक पहने हुए, थोड़ा तुच्छ और नीच दिख रहा था, और उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो लगभग 40 साल का लग रहा था। उसके शरीर की सारी आभा बेहोशी से एकीकृत थी। आकाशीय क्षेत्र का स्वामी निकला और नहीं साधारण मास्टर। और इन 2 लोगों के पीछे अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के शक्तिशाली स्वामी का एक समूह था। सभी एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, जाहिर तौर पर इन 2 लोगों के अधीनस्थ थे। मैं दिव्य वस्तु की आभा महसूस कर सकता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। युवक ने अपने चेहरे पर कुछ उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाए। यह एक जादुई प्रतिभा थी जो उसकी थी। जब तक एक निश्चित सीमा के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का एक ग्रेड था, वह इसे महसूस कर सकता था, उसे अपने फैसले पर विश्वास था। लेकिन यंग मास्टर, मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि इस पहाड़ में कोई है, और ऐसा लगता है कि वह टूट रहा है। शायद यंग मास्टर ने जो दिव्य वस्तु महसूस की है वह उसकी है। अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, यह सबसे अच्छा होगा अंकल थंडर, यह आभा इतनी मजबूत है, सबसे अधिक संभावना दिव्य क्षेत्र का एक मास्टर भी है। अब जब वह टूट रहा है तो यह वास्तव में एक अच्छी बात है। अगर मैं उसे खा जाऊं तो उसकी मदद से रक्तपिपासु हृदय शोधन तकनीक, मैं सीधे स्वर्ग की आपदा को आकर्षित कर सकता हूं, और पृथ्वी सीधे एक ही बार में आकाशीय क्षेत्र में कदम रखता है। उस समय कौन मुझे नीचे देखने की हिम्मत करेगा? यंग मास्टर के चेहरे पर कुछ उग्र भाव थे, थोड़े क्रूर लेकिन थोड़े खुश भी। लेकिन यंग मास्टर, प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से एक दानव नहीं है, एक राक्षस गुरु की आभा के बिना यहाँ मानव योद्धाओं पर हमला करना वर्जित है। अंकल थंडर ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर तुम नहीं कहते, मैं नहीं कहता, इस दुनिया में कौन जानेगा? तो क्या हुआ अगर हम उसे मारते हैं? आकाशीय क्षेत्र में खेती करना हर दिन विफल होता है, और जब वह टूट रहा होता है तो वह हमसे मिलता है। जाहिर है हम उसकी आपदा हैं। यह स्वर्ग की इच्छा है, तथाकथित स्वर्ग के उपहार के रूप में। न लो तो भुगतोगे।
यंग लॉर्ड ने उपहास किया। यह स्पष्ट था कि उन्हें तथाकथित सम्मेलन की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और यह ठीक है, क्योंकि यह एक राक्षस गुरु नहीं है जिसे मारना आसान है। अगर यह आकाशीय क्षेत्र का एक राक्षस गुरु है तो उनका शरीर एक अनमोल खजाना है, लेकिन मानव योद्धा के शरीर को खरीदने की हिम्मत कौन करेगा? क्या यह सही नहीं है? चूंकि आप इसे वैसे भी नहीं बेच सकते, तो मुझे इसे क्यों नहीं खाने देना चाहिए? जब मैं हेवन टियर में कदम रखूंगा तो मुझे निश्चित रूप से भविष्य में थंडर डेमन हंट स्क्वाड विरासत में मिलेगा। उस समय अगर मेरे पास कोई लाभ है तो आप, अंकल थंडर, निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये क्लैन के दायरे ऑफ डेविल्स मार्ग में हर कोई ये क्लान और ये क्लान की सहायक ताकतों का शिष्य नहीं था। कई बाहरी लोग थे जो विशेष रूप से राक्षसों को मारने के लिए यहाँ आए थे, दूसरे शब्दों में तथाकथित पेशेवर दानव शिकारी। बेशक वे ये कबीले के आंतरिक मार्ग से नहीं आए थे, बल्कि अन्य स्थानों पर ट्रांसमिशन फॉर्मेशन से आए थे। ये लोग लगातार बिखरे हुए राक्षसों का शिकार करते हुए दानव क्षेत्र के पूरे रास्ते में भटकते रहे। ये कबीले ने इस व्यवहार का विरोध नहीं किया और यहाँ तक इसे प्रोत्साहित भी किया, क्योंकि उनके अस्तित्व ने ये कबीले की बहुत ताकत बचाई थी। इसलिए वे उन राक्षसों से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे जिन्होंने एक सेना का गठन किया था, बजाय इससे निपटने के लिए अपनी ताकत को विभाजित करने के लिए राक्षस जो घुस आए थे। ये फैमिली और इन डेमन हंटर्स के बीच संबंध परस्पर लाभकारी थे। कुछ दानव शिकारी भी एकजुट होंगे और दानव हंट समूह बनाएंगे। समय के साथ वे राक्षसी दुनिया के मार्ग में जड़ पकड़ेंगे और अंकुरित होंगे, जिससे एक बड़ी ताकत बन जाएगी। हालांकि ये परिवार जैसे विशाल की तुलना में ये दानव शिकार समूह कुछ भी नहीं थे। इसके अलावा ये दानव हंट समूह मूल रूप से जीवन यापन करने के लिए ये परिवार पर निर्भर थे। दानव जाति की सेना के आक्रमण को रोकने के लिए ये परिवार के बिना वे एक पल में दानव जाति से साफ हो जाएंगे। चाचा थंडर ने अपने चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई और कहा, अब उप प्रमुख अभी भी हमारी जांच के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे लगा कि यह एक दानव विशेषज्ञ के कारण हुआ है। अब हम बेहतर तरीके से वापस जाएंगे और चर्चा करेंगे। उप प्रमुख पहले चर्चा करने के लिए क्या है? जब तक चर्चा किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह युवा मास्टर सीधे भाग जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। वह वास्तव में हाफ स्टेप सेलेस्टियल बीइंग रियलम के बाद के चरम पर एक विशेषज्ञ था और उसका कौशल असामान्य रूप से गहरा था। ठीक इसी वजह से वह अपनी कल्पना में इस दिव्य सत्ता क्षेत्र के विशेषज्ञ को निगलना चाहता था। यदि वह एक सेलेस्टियल बीइंग रियलम विशेषज्ञ को खा सकता है तो वह सीधे स्वर्ग के प्रतिशोध को उसी स्थान पर आकर्षित करेगा और उसी स्थान पर सेलेस्टियल बीइंग दायरे में प्रवेश करेगा। उस समय डेमन हंट ग्रुप में भी वह एक ऐसा चरित्र होगा जो उसे नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा। इस युवा मास्टर को भागते हुए देखकर अंकल थंडर और अन्य विशेषज्ञों के पास भी दौड़कर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युवा भगवान अभी दौड़े ही थे कि उन्होंने प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष की छाया देखी। वह तुरंत हंसी में फूट पड़ा, हा, मैंने इसे समृद्ध बना दिया है। मुझे यहाँ प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष देखने की उम्मीद नहीं थी। स्वर्ग वास्तव में चाहता है कि मैं उल्कापिंड सफलता प्राप्त करूं। उसने प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष को पूरी तरह से अपनी चीज के रूप में माना था, और जहां तक जीवन की बात है तो उसने उसे पूरी तरह से चुनिंदा रूप से अनदेखा कर दिया था। यह मेरा है। यह युवा गुरु दहाड़ता है और तुरंत एक बड़ा हाथ बनाता है, ज्ञानवर्धक मन प्राचीन वृक्ष की ओर खींचता है। बूम! हालांकि उसने बाधा की एक बड़ी परत को पकड़ लिया और यह सीधे मौके पर ही फट गया, जिससे आकाश लगातार पीछे हट गया। उसकी आंखों ने थोड़ा आश्चर्य दिखाया और इस समय उसने देखा कि वह व्यक्ति जो वास्तव में सेलेस्टियल बीइंग दायरे में नहीं था। हालांकि प्रभामंडल भी शक्तिशाली और भयानक था, यह वास्तव में दिव्य अस्तित्व क्षेत्र में नहीं था और वह अभी भी इस बिंदु को आसानी से पहचान सकता था। सेलेस्टियल बीइंग रियल में नहीं, लेकिन वास्तव में इतना शक्तिशाली हो सकता है। उसकी आंखों में ईर्ष्या का भाव आ गया। वह दिव्य क्षेत्र में नहीं है और फिर भी वह इतना शक्तिशाली है। उसकी आंखों में ईर्ष्या का एक संकेत कौंध गया। उसने सोचा था कि वह दुनिया में शीर्ष प्रतिभाशाली था, लेकिन अभी उसने दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर कदम रखा था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके सामने वाले युवक ने अभी तक दिव्य लोक में कदम नहीं रखा था, लेकिन उसके पास पहले से ही आकाशीय क्षेत्र की तुलना में आभा थी। एक बार इस तरह के व्यक्ति ने दिव्य क्षेत्र में कदम रखा, उसने यह कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की कि वह कितना शक्तिशाली होगा। इस वजह से उसके दिल में अंतहीन ईर्ष्या की आग भड़क उठी। धिक्कार है, कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। इस दुनिया में ऐसा राक्षस नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हें नष्ट करने के लिए भेजा है। यह तुम्हारी आपदा है। और जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा दीवाना बनाया वह यह था कि वह आधे चरण वाले दिव्य क्षेत्र की खेती के साथ दिव्य क्षेत्र की आभा को बाहर निकाल सकता था। ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उसे कितने भाग्यशाली मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का तो कहना ही क्या, केवल उसका शरीर ही एक पौष्टिक टॉनिक था।
कुछ दिन पहले उसे यह रक्तपिपासु मन साधना विधि दानव कबीले के एक दानव से मिली, जो लोगों के मांस को भक्षण करने और मांस की सारी ऊर्जा को अवशोषित करने में माहिर थी। यदि वह इस भयावह आधे चरण वाले दिव्य प्राणी क्षेत्र को भस्म कर सकता है, तो उसकी साधना न केवल दिव्य प्राणी क्षेत्र की ओर बढ़ जाएगी, बल्कि उसके लिए और आगे जाना भी संभव था। यह सोचकर उसकी आंखों में कुछ और लालच आ गया। इन सभी ने उसे येशिवेन को मारने का एक कारण दिया। अंकल थंडर, उसे मार डालो। अब उसके लिए महत्वपूर्ण समय है। अगर हम इसे अभी नहीं करते हैं तो हमारे पास मौका नहीं होगा। युवा मास्टर दहाड़ा। इस समय अंकल लेई के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। युवा मास्टर ने अभी अभी एक चाल चली थी। जब वह टूट रहा था तब उस पर हमला करने का मतलब था कि उसने युवा मास्टर को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। चूंकि यह मामला था, वह जल्दी से एक कदम उठा सकता है और कली में खतरे को खत्म करने के लिए युवा मास्टर को मार सकता है। उसने सीधे हमला किया और उसकी गति बहुत तेज थी, लगभग प्रकाश की चमक की तरह। एक पल में वो पहले ही येशिवेन के सामने दौड़ पड़ा। उसके हाथ में बिजली का एक बड़ा गोला दिखाई दिया और उसने अचानक उसे येशिवेन की ओर गिरा दिया। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सभी परमाणुओं को नष्ट करते हुए एक विशाल मशरूम बादल बीच से उड़ गया। यह एक हेवन टीयर विशेषज्ञ का हमला था। येशिवेन बरकरार थी, हालांकि एक विशाल प्राचीन कांस्य कड़ाही उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया था और मजबूती से उसकी रक्षा कर रहा था। एक उच्च श्रेणी का स्वर्ग स्तरीय धर्म खजाना, एक शीर्ष स्तर का स्वर्ग स्तरीय धर्म खजाना। यंग लॉर्ड के मुंह के कोने लार टपकने के कगार पर थे। अपनी आंखों के सामने एक और स्वर्ग श्रेणी की दिव्य कलाकृति को देखकर वह हंसी से मरने वाला था। आज वास्तव में उनकी फसल काटने का दिन था। प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष अकेला पहले से ही अमूल्य था। यद्यपि यह प्राचीन कांस्य कड़ाही प्रबोधक मन प्राचीन वृक्ष के रूप में अनमोल नहीं था, फिर भी यह बहुत मूल्यवान था। सामान्य परिस्थितियों में केवल स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर मौजूद विशेषज्ञ ही इस स्तर की दिव्य कलाकृति धारण कर सकते हैं। अंकल लेई, उसे मार डालो। तुम्हें उसे मारना चाहिए। मुझे उस पर सारी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। वह बड़े भाग्य वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति मेरे द्वारा खा लिया जाता है तो मैं उसके भाग्य को जब्त कर सकूंगा। समय, मेरी किस्मत वास्तव में अजेय होगी। कौन मेरी तरफ देखने की हिम्मत करेगा? युवा मास्टर दहाड़ा। अंकल लेई, उसे मार डालो। तुम्हें उसे मार देना चाहिए। मुझे उसकी सारी दौलत जब्त कर लेनी चाहिए। अब दफा हो जाओ, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। इस समय येशिवेन का शरीर, जो पालथी मारकर और गतिहीन बैठा हुआ था, अचानक जोर से चिल्लाया, मानो वह उन्हें डराकर भगा देना चाहता हो। हाँ, आप चाहते हैं कि हम खो जाएं? क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? अंकल लेई, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसे मार डालो। हमें उसे मार देना चाहिए। युवा मास्टर दहाड़ा। अंकल लेई को कोई झिझक नहीं थी। उनका यह भी स्पष्ट था कि उनके बीच सुलह के लिए कोई जगह नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई होना तय था। हालांकि वह अपने दिल की गहराई से इस तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि वह पहले ही इसे बेच चुका था, तो वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। इस समय उसने अपना हाथ फैलाया और अचानक अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली एक बिजली के ड्रैगन में बनने लगी, आकाश को ढांकते हुए, अजेय को पार करते हुए, और तुरंत येशिवेन पर बमबारी की। यदि यह सामान्य समय में होता तो दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर यह गुरु येशिवेन को बिल्कुल भी हिलाने में सक्षम नहीं होता, लेकिन इस समय जब वह अपनी पूरी ताकत से टूट रहा था तो वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। अनगिनत गड़गड़ाहट और बिजली ने पूरे आकाश को गड़गड़ाहट के साम्राज्य में बदल दिया। एक पल में अनगिनत चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी ने येशिवेन के सिर के ऊपर 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही पर बमबारी की, जिससे 8 खजाना ब्रह्मांड कड़ाही अकल्पनीय रूप से कंपन करने लगी, जिससे भनभनाहट की आवाज हुई। भयानक शक्ति ऊर्जा के उन्माद में बदल गई, बाहर निकल गई और शून्य को चकनाचूर कर दिया। येशिवेन के सिर के ऊपर रखी प्राचीन कांसे की कड़ाही बहुत मंद होने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। येशिवेन के व्यक्तिगत रूप से इसकी अध्यक्षता किए बिना इसकी शक्ति बहुत कमजोर होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि वह थोड़े समय में 8 ट्रेज़र यूनिवर्स देग को हिला नहीं सका। ये अंकल लेई बहुत स्पष्ट थे कि अब येशिवेन के बंद दरवाजे के प्रशिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय था। यदि वह परेशान था तो यह संभावना थी कि वह सफलता से वंचित रह जाएगा या क्यूई विचलन से सीधे मर भी जाएगा। उस समय वे मछुआरे हो सकते थे और उन्हें स्वयं ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस समय अर्धचरणीय आकाशीय क्षेत्र के कुछ अन्य गुरुओं ने भी अपनी चाल चली। यद्यपि उनकी शक्ति दिव्य क्षेत्र के स्वामियों जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी इतने सारे उस्तादों द्वारा उड़ाई गई मार्शल आर्ट की धारा अभी भी अत्यंत भयानक थी। यहाँ तक कि इसने पूरे आकाश को हिंसक रूप से हिलाने और विकृत करने का कारण बना दिया। बूम बूम बूम। यह अज्ञात था कि यह अंधाधुंध बमबारी कितने समय तक चली, लेकिन 8 ट्रेज़र यूनिवर्स काल्ड्रॉन धीरे धीरे मंद हो गया, जिसके खटखटाने का खतरा था। येशिवेन कोई प्रगति नहीं कर सकी। अंकल थंडर ने ठीक यही उम्मीद की थी।
ये ज़िवेन इस तरह के उच्च तीव्रता वाले हस्तक्षेप को तोड़ना जारी नहीं रख सकते थे। यदि यह प्रबोधन मन प्राचीन वृक्ष के लिए नहीं था जिसने जबरन उसकी स्थिति को स्थिर किया और उसके मन को पानी के रूप में स्थिर रखा, तो वह पहले ही क्यूई विचलन से मर चुका होता। लोगों का यह समूह वास्तव में शातिर था। ये दानव शिकारी भाड़े के सैनिकों की तरह थे, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेईमान। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। युवा मास्टर एक जानवर की तरह सख्त बमबारी करते हुए दहाड़ा। टकराना। 8 खजाना ब्रह्मांड काल ड्रोन मौके पर ही नष्ट हो गया। ये ज़िवेन के नियंत्रण के बिना यह केवल यहाँ तक ही बना रह सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह एक स्वर्ग स्तर का शीर्ष स्तरीय मार्शल यंत्र था। यदि यह एक साधारण मार्शल यंत्र होता, भले ही यह एक स्वर्ग स्तर का मार्शल उपकरण होता, तो इसे बहुत पहले ही तोड़ दिया गया होता। यह अब तक कैसे कायम रह सकता है? हाँ, अब समय आ गया है। अंकल लेई, उसे मार डालो। युवा मास्टर ने देखा कि उसने अंततः 8 खजाना ब्रह्मांड देग को उड़ा दिया और तुरंत बहुत खुश हुआ। चाचा लेई को ये ज़िवेन पर हमला करने का निर्देश देते हुए एक बड़े हाथ ने सीधे 8 खजाने वाले ब्रह्मांड की कड़ाही को पकड़ लिया। स्विश! एक अद्भुत तलवार प्रकाश सीधे बह गया और सीधे हवा में घूम गया, एक विशाल बवंडर की तरह, तुरंत युवा मास्टर के बड़े हाथ की ओर उड़ गया। बूम! एक जोर की गर्जना के साथ बड़ा हाथ फट गया और आकाश खून की धुंध से भर गया। युवा मास्टर ने खून से लथपथ चीख निकाली। उसका पूरा दाहिना हाथ एक भयानक बल द्वारा खूनी धुंध में उड़ा दिया गया था। यदि वह अंतिम क्षण में चकमा नहीं देता, तो तलवार की रोशनी से सिर्फ उसका दाहिना हाथ ही नहीं, बल्कि उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। मेरा हाथ, मेरा हाथ! अपनी आंखों में नफरत भरी गुफा को घूरते हुए वह दर्द से कराह उठा। एक हरे रंग की आकृति थी जो धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि मैं बंद कमरे में प्रशिक्षण लेना चाहता हूं और आप मुझे शांति नहीं देते, तो आप में से कोई भी नहीं जा सकता। ये ज़िवेन ने उपहास करना जारी रखा और उसके शरीर से क्यूई और रक्त बहने लगा। वह पहले से ही बेहद गुस्से में था। बस थोड़ा सा और वह सुचारू रूप से अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण की साधना में प्रवेश कर सकता है। उस समय उनकी ताकत में भारी सुधार होगा। उस समय वह दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर के शैतान को मारने में भी सक्षम होगा और तब वह इस स्थान को छोड़ने के एक कदम और करीब होगा। अब कोई वास्तव में जबरदस्ती बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में घुस गया और यह केवल उस पर चीजों के लिए था। उसने साफ सुना। क्या युवा मास्टर? वह वास्तव में उसे मानव औषधि की तरह निगलना चाहता था? क्या वह इंसान भी था? वह स्पष्ट रूप से एक शैतान में बदल गया था। वरिष्ठ, हम तुरंत निकल जाएंगे। इस समय अंकल लेई सदमे से चीखे हुए थे। मूल रूप से उसने सोचा था कि उसकी अशांति निश्चित रूप से ये ज़िवेन को शैतान के वश में कर देगी। उस समय वह आराम से बैठकर लाभ प्राप्त करेगा, इसलिए उसने अंततः एक कदम उठाने का फैसला किया। कौन जानता था कि यह व्यक्ति वास्तव में इतना भयानक था? वह वास्तव में इस स्थिति में शैतान से पीड़ित नहीं हुआ। वह सिर्फ एक राक्षस था। छोड़ना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि यह कहाँ है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से आ और जा सकते हैं? ये ज़िवेन मुस्कुराया और उसका मारने का इरादा और अधिक तीव्र हो गया। उसका क्रोध आकाश में जल उठा। अंकल लेई, हमें क्यों छोड़ना है? उसे मार डालो, उसे मार डालो। मेरी दाहिनी बाँह, मैं बदला लेना चाहता हूँ। उसने वास्तव में मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। बदला लेने के लिए मुझे उसे मारना चाहिए। मैं अपने मुंह से उसकी गर्दन काटना चाहता हूं। युवा मास्टर की आंखें लाल हो गईं और उनके शरीर से एक बेहोश शैतानी आभा उठ रही थी, जो उन्हें लगभग एक शैतान में बदल रही थी। यह शैतान जाति की मार्शल आर्ट के अभ्यास की कमी थी। तुम चुप रहो। इस समय अंकल लेई ने अप्रत्याशित रूप से डांटा। आप वास्तव में मुझे डांटने की हिम्मत करते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आप हमारे परिवार के सिर्फ एक नौकर हैं। आपने मुझे डांटने की हिम्मत कैसे की? युवा मास्टर अभी भी अंकल लेई पर विश्वास नहीं कर सके, जो हमेशा आज्ञाकारी और कभी कुछ कठोर नहीं कहा, वास्तव में उसे डांटा। यदि तुम चुप नहीं रहे तो मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसके द्वारा मारे जाओ। अंकल लेई ने इस समय ठंडेपन से कहा। वे जो स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे, उनमें से कौन वर्तमान युग का उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं था? उनकी थोड़ी सी भी जिम्मेदारी कैसे नहीं हो सकती थी? युवा मास्टर पूरी तरह से डर गया था। अंकल लेई की जानलेवा आभा बहुत तीव्र थी, इतनी तीव्र कि वे इस हद तक डर गए कि वे दंग रह गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में एक समझदार व्यक्ति है। दुर्भाग्य से इस मूर्ख के कारण आज तुम सब मर जाओगे। ये ज़िवेन ने अपने गुस्से को दबा दिया और हंस पड़ी। सीनियर, मेरे यंग मास्टर की गलती अनजाने में हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने एक हाथ भी गंवाया है। इसे प्रतिशोध के रूप में माना जा सकता है। कैसे के बारे में हम इसके बारे में भूल जाते हैं। यदि भविष्य में आपका कोई अनुरोध है तो हमारा थंडर मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप निश्चित रूप से मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। दानव क्षेत्र चैनल में शीर्ष 10 राक्षस शिकार समूहों में से एक के रूप में हमारे थंडर मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप की ताकत के साथ हम देर सबेर आपकी मदद करने में सक्षम होंगे।
अंकल थंडर की आभा में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना सिर नीचे कर लिया थोड़ा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वह कर सकता है तो वह इस तरह अपना सिर नीचा करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। हालांकि जब वह किसी और की छत के नीचे था तो वह अपना सिर कैसे नीचे नहीं कर सकता था। ये जिवेन के सामने, जो बेहद अत्याचारी था, उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि येशिवेन को अभी भी दिव्य क्षेत्र में कदम रखना था, उसके अंतहीन साधनों ने किसी के लिए भी विरोध करने के विचारों को असंभव बना दिया था। यदि संभव हो तो इसे हल करना सबसे अच्छा होगा। अंकल थंडर के शब्द कोमल और कठोर दोनों थे। इसने संकेत दिया कि वह अपना सिर नीचे कर रहा था, लेकिन साथ ही एक हल्का सा खतरा भी था। दूसरे शब्दों में, उनका थंडर मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप शीर्ष 10 मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप्स में से एक था। उनके पीछे एक शक्तिशाली समर्थक था। थंडर मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप, व्हाट द हेल, तू, जिवेन ने ठंडेपन से कहा। मैंने शीर्ष 10 मुख्य शहरों में से एक, ये झेनमो के सिटी लॉर्ड को उकसाने का साहस भी किया। क्या थंडर मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप? अंकल थंडर के हाव भाव थोड़े बदले। येशिवेन के शब्दों ने उन्हें जाने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा है, आज आप में से कोई भी नहीं जा सकता, ये जिवेन ने कहा, और उसके शरीर से एक विशाल सुनहरी रोशनी निकली। एक विशाल सील चरित्र आकाश में उड़ गया और एक पल में पूरे आकाश को दबा दिया। हिस छद्म डाओ रून। इस समय अंकल थंडर को अंततः एहसास हुआ कि चीजें अच्छी नहीं थीं। यह एक छद्म डाओ रून था। उनके लिए यह छद्म डाओ रून एक पौराणिक वस्तु थी। आम लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, देखने तो दूर की बात है। उन्होंने संयोग से केवल एक बार छद्म डाओ रून के बारे में सुना था। हालांकि उसके सामने इस व्यक्ति के पास वास्तव में ऐसी चीज थी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह व्यक्ति कितना भयानक था। इस तरह के व्यक्ति के पास या तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला भाग्य था या एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा था, वे अस्तित्व नहीं थे कि उनका थंडर मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप भड़का सके। यदि इस युवा मास्टर की उतावलापन नहीं होता तो वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ शत्रुता करने के लिए सहमत नहीं होता। उसी समय ये जिवेन के शरीर से जीवन की एक राजसी शक्ति और मृत्यु की एक शक्तिशाली शक्ति निकली। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे दो हिस्सों में बंट गया हो। एक आधा जीवित था और दूसरा आधा मर चुका था। वह एक जीवित मृत की तरह लग रहा था और बेहद भयानक था। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सील को फाड़ नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए? ये जिवेन ने धीरे से कहा। उसके शरीर में जीवन और मृत्यु की शक्ति ने लगभग उसी क्षण विद्रोह कर दिया जब उसने सील शब्द का प्रयोग किया। इतने लंबे समय से संचित जीवन और मृत्यु की शक्ति ने उसके शरीर को मौके पर ही चीरना शुरू कर दिया। वे लगातार उसके शरीर के अंदर धो रहे थे। तुम क्या हो? इस समय युवा मास्टर को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने किस तरह की भयानक बात को उकसाया था। हुश! थंडर अंकल ने तुरंत हमला कर दिया। उसके हाथ में एक विशाल वज्रपात दिखाई दिया। शून्य पूरी तरह से फटा हुआ था। हालांकि केवल एक अजगर था, यह पिछले वाले से अधिक भयानक था। इसने आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक लिया। ऐसा लगता है कि यह विशाल बिजली वाला ड्रैगन दुनिया की अन्य सभी ध्वनियों को रोक देता है, जिससे वे सभी गायब हो जाती हैं। यह मेरे क्रोध को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये जिवेन दहाड़ा। उसकी आकृति बिजली के बोल्ट की तरह थी। एक पल में उसके हाथ में एक लंबी तलवार दिखाई दी। क्षण भर में आकाश में तलवार कमल का दृश्य प्रकट हुआ। यह विशाल गड़गड़ाहट वाला अजगर सीधे अंतरिक्ष की परतों से टूट गया और तुरंत एक शिवेन के तलवार कमल में विस्फोट हो गया। बूम! तू जिवेन की तलवार का कमल धीरे धीरे बंद हो गया। वह वज्रपात अजगर का मौके पर ही पूरी तरह से गला घोंट दिया गया। लगभग एक ही पल में ये जिवेन की तलवार का कमल फिर से फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो यह पूरे आकाश को चीरकर अलग कर देगा। पूरे आसमान में एक पल के लिए सब कुछ शांत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे केवल ये जिवेन की तलवार का कमल ही देखा जा सकता है। टकरा जाना! ये जिवेन की तलवार का कमल आसमान से नीचे गिरा। वज्र अंकल ने गर्जना की और अनगिनत वज्र और बिजली को चीर डाला। उसने ये जिवेन की तलवार के कमल पर पंजा मारा। बूम! ऊर्जा तरंगों की परतें बह गईं। तो जिवेन की तलवार कमल और थंडर अंकल की अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली एक दूसरे से टकरा गई। बूम! वज्र चाचा मौके पर ही चकनाचूर हो गए। पफ! उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसका पूरा हाथ पूरी तरह टूट गया था। यदि गड़गड़ाहट और बिजली ने महत्वपूर्ण क्षण में उसके हाथ की रक्षा नहीं की होती तो वह मौके पर ही मर गया होता। तो इतना मजबूत! वज्र अंकल की आंखें खौफ से चमक उठीं। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतना मजबूत कैसे हो सकता है। आधा कदम दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक व्यक्ति उसे आसानी से आधा मौत के घाट उतार सकता है। ऐसा व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि भयानक था। कदम 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 येशिवेन कदम दर कदम आगे बढ़ी। यह ऐसा था जैसे कोई पौराणिक दानव नरक से बाहर चला गया हो। तुम ऊपर मत आना! वह युवा मास्टर बुरी तरह से दहाड़ा।
क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे खाना चाहते थे? ये जिवेन ने उपहास किया। दोस्त, मुझे आशा है कि आप दयालु हो सकते हैं। हमारा थंडर मॉन्स्टर हंट ग्रुप बहुत आभारी होगा। वह हमारे नेता का बेटा है। हम उसे कुछ नहीं होने दे सकते। वह थंडर अंकल इस समय भी उसके लिए बोल रहे थे। आप अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। आप अभी भी दूसरों के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये जिवेन ने उपहास के साथ कहा। इस समय उन आधे कदम दिव्य क्षेत्र के कई मास्टर्स ने ये जिवेन पर पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। पफ पफ पफ, ये जिवेन के हाथ में तलवार की रोशनी रुकी नहीं। हर बार जब वह अपनी तलवार लहराता तो खून का फूल होता। ये आधा कदम दिव्य क्षेत्र के योद्धा ये जिवेन की एक चाल भी नहीं रोक सके और सभी मारे गए। आपने वास्तव में उन्हें मार डाला। वह युवा मास्टर भयभीत होकर बोला। इस समय वह अपने दाहिने हाथ की परवाह नहीं कर सकता था जो पूरी तरह से उड़ चुका था। हुश, एक और तलवार की रोशनी चमक उठी। उस युवा मास्टर का गला सीधे खून के फूल से खिल उठा। वह हमेशा के लिए पछतावे के साथ मर गया। उसकी आत्मा को सीधे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। ये थंडर अंकल ये जिवेन को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। बूम, बाहर भयानक कंपन था। एक शक्तिशाली व्यक्ति सील शब्द को पागलों की तरह मार रहा था। उपनेता, उस थंडर अंकल ने उस अत्याचारी आकृति को देखा और अपने चेहरे पर कुछ हैरान करने वाले भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। हमारे थंडर मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप के लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से थक गए हो? वह आंकड़ा गर्जना करता रहा। जब उस थंडर अंकल ने इस डिप्टी लीडर को देखा तो वह तुरंत बिजली के एक गोले में बदल गया और उस आकृति की दिशा में भागने ही वाला था। छोड़ना चाहते हैं? ये शिवेन ने उपहास किया और बिजली की तरह उसका पीछा किया। हुश, तलवार की रोशनी आसमान से टूट गई और उस थंडर अंकल के वंशज पर जमकर प्रहार किया। टकराना, इस वज्र अंकल ने मौके पर ही विस्फोट कर दिया और उनके शरीर के सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए। और वो सील शब्द भी ये जिवेन के शरीर में पल भर में समा गया। ये जिवेन के शरीर में जीवन और मृत्यु की उबलती शक्ति भी एक पल में दब गई थी। उसने अपनी शांति वापस पा ली। इस समय उसने आकाश की ओर देखा और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एक तंग पोशाक में देखा जो एक शिवेन को एक भयंकर अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था, जैसे कि वही एक शिवेन को भस्म करना चाहता था। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो थंडर मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप का उपनेता भी था, ने क्रूरतापूर्वक दहाड़ते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। यदि आप हमारे थंडर मॉन्स्टर हंटिंग ग्रुप को भड़काते हैं तो केवल मृत्यु ही आपका इंतजार करती है। ये जिवेन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक लंबी तलवार पकड़ी और इस उपनेता की ओर कदम से कदम मिलाए। बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे विरोधी हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं। उन्हें सब मेरे हवाले कर दो। खुद की आंखें। उन्होंने इस छद्मदाव रून को भी पहचान लिया और स्वाभाविक रूप से समझ गए कि यह छद्मदाव रून कितना कीमती था। और ये जिवेन के शरीर में वास्तव में कुछ था जिसे छद्मदाव रून द्वारा दबाने की आवश्यकता थी। इससे वह और भी उत्सुक हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जल्द ही ये चीजें उसकी हो जाएंगी। उस समय उनकी ताकत न केवल एक कदम आगे बढ़ जाती थी। इस आधे कदम के दिव्य क्षेत्र के बच्चे के हाथों में इतनी अच्छी चीज बस एक बर्बादी थी। बूम, इस उपनेता की भयानक आभा एक पल में फट गई। आकाशीय क्षेत्र के दूसरे स्तर की भयानक शक्ति एक पल में मुक्त हो गई। पिछले अंकल थंडर की तुलना में यह सिर्फ थोड़ा मजबूत नहीं था, यह ऐसा था जैसे वे एक ही दायरे में नहीं थे। बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि आकाशीय क्षेत्र के बीच का अंतर क्या है? हर कदम आसमान पर पहुंचने जैसा है। आप आहलेई को हरा सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से मेरी 3 चालों का सामना नहीं कर सकते। उपनेता ने आत्मविश्वास से कहा। उनमें इतना आत्मविश्वास था। डिप्टी लीडर की आभा लगातार मजबूत होती जा रही थी, पूरी तरह से एक शिवेन को घेर रही थी। उस भयानक आभा ने आकाश को लगभग पूरी तरह से स्थिर कर दिया। यह उस दबाव से पूरी तरह अलग था जो अंकल थंडर ने एक शिवेन पर लाया था। ये जिवेन के लिए, जो लगभग आधे चरण के दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर कदम रखने में सक्षम था, अंकल थंडर का दबाव बिल्कुल भी दबाव के बराबर नहीं था। यह बिल्कुल भी कोई वास्तविक दबाव नहीं बना सका। लेकिन यह उपनेता अलग था। उसके पास वास्तव में उसे डराने की क्षमता थी। अगर ये जिवेन ने आधे कदम के दिव्य दायरे में कदम रखा होता तो शायद, जैसा उसने कहा, वह 3 चालों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं तोड़ने ही वाला था कि तुम्हारे लोगों ने मुझे रोक दिया। तो जिवेन ने अपने हाथ में लंबी तलवार को उपनेता की ओर इशारा किया और कहा, मुझे कम मत समझो या तुम एक बड़ा नुकसान उठाओगे। ये जिवेन के शरीर पर आभा अचानक पागलपन से बढ़ गई। सुनहरी आभा एक स्तंभ में संघनित हो गई और जब उसने इस उपनेता की आभा का सामना किया तो वह बहुत नुकसान में नहीं पड़ी। ये जिवेन की आभा लगातार बढ़ रही थी। यह लगभग हर मिनट और सेकंड में आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहा था जब तक कि यह चरम पर नहीं पहुंच गया। यहां तक उपनेता के चेहरे पर भी थोड़ा चौंका हुआ भाव था।
जाहिर है उसने उम्मीद नहीं की थी कि चोटी पर चढ़ने के बाद ये शिवेन के पास इतनी ताकत होगी। सब खत्म हो गया, उपनेता चिल्लाया। उसके हाथ में एक लंबी कृपाण दिखाई दी। उसने अचानक एक विशाल इलेक्ट्रिक ड्रैगन को बाहर निकाला। यहाँ तक कटान से आसमान भी चकनाचूर हो गया। कृपाण सीधा नीचे गिरा। यह लो, थंडर दानव कातिलों। उसके चेहरे पर एक अहंकारी नज़र के साथ एक भयानक आभा लहरों की तरह फैल गई, हलकों में फैल गई। उपनेता के पास वास्तव में अहंकारी होने की पूंजी थी। हालांकि केवल एक स्तर का अंतर था, वह अंकल थंडर की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी था। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यदि उपनेता पर्याप्त मजबूत नहीं होता तो वह ये शिवेन का पत्थर नहीं बन पाता। इसके अलावा इन दानव शिकारियों में से कई ने वज्र जादू की खेती करना चुना, क्योंकि वज्र जादू दुनिया में सभी अंधेरे की दास्ता थी। इसके द्वारा सभी नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित किया जाएगा, और राक्षस जाति निस्संदेह नकारात्मक ऊर्जा के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ थी। गड़गड़ाहट की तकनीक का चयन प्रभावी रूप से दानव जाति की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। दानव जाति का सामना करते समय अन्य शक्तियों का प्रभाव काफी सीमित था या बेकार भी था। इसलिए उपनेता पहले से ही तैयार थे। इस कृपाण ने दुनिया को सीधे तौर पर अलग थलग कर दिया। अराजकता हिंसक रूप से हिल रही थी। उपनेता की गति बहुत तेज थी। लगभग एक ही पल में वह पहले ही एक शिवेन के सामने दौड़ पड़ा, जैसे कि वह एक शिवेन को आधा काटना चाहता हो। लकड़ी जलाने की कृपाण तकनीक। ये ज़िवेन के हाथ में एक कैंची दिखाई दी। यह कैंची अनगिनत लपटों से आच्छादित थी। उनमें कुछ अजीब सी लपटें भी थीं जो पागलपन से जल रही थीं। वह थंडर दानव कातिलों पर फिसल गया। बूम! दो लंबी तलवारें आपस में टकराईं, जिससे भयानक टक्कर हुई। ऐसा लग रहा था जैसे दो शक्तिशाली ताकतें शून्य में टकरा गई हों। अनंत ऊर्जा मंडलियों में बह गई और हर जगह बिखर गई। टकराना। एक लंबे गतिरोध के बाद ये ज़िवेन के फ्लेम सेबर को डिप्टी लीडर के थंडर दानव स्लेयर ने काट दिया और सीधे ये ज़िवेन के शरीर पर वार किया। बजना। एक जोर की आवाज सुनाई दी और ये ज़िवेन के शरीर पर 8 खजाने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का कड़ा दिखाई दिया। 8 खजाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी देग से भनभनाहट की आवाज निकली। हालांकि वह विशाल शक्ति अभी भी 8 खजाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी के हंडा के माध्यम से तरंगित हुई और ये ज़िवेन के शरीर तक पहुंच गई। डैंग डैंग! ये ज़िवेन पीछे हटती रही और सीधे विशाल आकाश को चीरती हुई निकल गई। इस विशाल बल द्वारा शून्य को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ये ज़िवेन का रंग हल्का सा लाल हो गया था, जो उसके रक्त और क्यूई की अशांति के कारण हुआ था। हालांकि वह जरा सा भी निराश नहीं हुआ। इसके विपरीत उसकी आंखें और अधिक दीप्तिमान हो गईं। वह पिछला एक्सचेंज खो चुका था। उसकी ब्लेड गति पूरी तरह से टूट चुकी थी। यदि यह 8 खजाना ब्रह्मांड कॉल्ड्रॉन उसके शरीर की रक्षा के लिए नहीं होता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। यह देखा जा सकता है कि दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर के गुरु और दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के गुरु के बीच किस प्रकार का अंतर था। फिर भी वह विशाल बल अभी भी उसके शरीर से टकरा रहा था। यदि यह उसके अत्याचारी शरीर के लिए नहीं होता, जिसने परिणाम को अवरुद्ध कर दिया होता, तो वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। आखिरकार वह दिव्य क्षेत्र में भी नहीं था। यह कल्पना करना आसान था कि इस विशाल बल से छुटकारा पाने के लिए उसे कितने कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने पाया कि उनकी ताकत और उपनेता के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था। यह बस थोड़ा सा था, बिल्कुल थोड़ा सा। इस उपनेता को एक सांड के रूप में चुनना उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। ये ज़िवेन बहुत हैरान था, लेकिन विपरीत पक्ष के उपनेता और भी हैरान थे। ये ज़िवेन अपने और उपनेता के बीच की दूरी से हैरान था, लेकिन वह वास्तव में दंग रह गया था। ये ज़िवेन वास्तव में अपने हमले को रोकने में सक्षम था, जो पहले से ही अपने आप में काफी अविश्वसनीय था। लेकिन फिर उसकी आंखों में लालच का एक बड़ा रूप चमक उठा। एक परीक्षण जिसने एक आधे कदम दिव्य क्षेत्र को एक दिव्य क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी। इसका मतलब था कि अपने आप में एक खजाना था। उसके पास लगभग कोई विराम नहीं था और सीधे ये ज़िवेन पर उसी जगह पर हमला कर दिया। उस विशाल गड़गड़ाहट वाले अजगर ने शून्य को तोड़ दिया और उस पर हमला कर दिया। बूम! एक ब्लेड आसमान से टूट गया और ब्लेड की रोशनी ने दुनिया को लगभग खत्म कर दिया। यह सीधे पटक दिया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बड़ी अशांति थी। यहाँ तक ये ज़िवेन भी महसूस कर सकता था कि यह ब्लेड धमकी दे रहा था, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी राक्षसों और भूतों को झकझोर देना चाहता हो। लेकिन इस समय उनके पास पीछे हटने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। उसके सिर के ऊपर 8 खजाना ब्रह्मांड कॉल्ड्रॉन लगातार घूम रहा था और एक कवच की तरह उसमें उसकी रक्षा के लिए एक हल्का पर्दा लटका हुआ था। उसके हाथ में स्वर्ग स्तर के मार्शल इंस्ट्रूमेंट स्तर के घुमावदार ब्लेड ने फिर से हमला किया। वुड बर्निंग ब्लेड तकनीक ने दुनिया को जला दिया। बूम! प्रकाश की 2 चौंकाने वाली किरणें मध्य से उठी, असीम ऊर्जा के साथ, और सभी दिशाओं में बह गईं। यहाँ तक कि असीम शून्यता भी ऐसी भयानक शक्ति से बह गई थी और सब कुछ नष्ट हो गया था। ये ज़िवेन का शरीर लगभग उड़ गया।
ऐसी भयानक शक्ति ने उसके शरीर पर 8 खजाना ब्रह्मांड कॉल्ड्रॉन से नीचे लटक रहे हल्के पर्दे को हिला दिया और एक दरार दिखाई देने लगी। यह उपनेता बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उसने शुरू से ही एक घातक हमला किया। वह यक्षिवेन को पूरी तरह से मारना चाहता था। यही कारण है कि यक्षिवेन के पास विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सांस भी पकड़ पाता, डिप्टी हेड ने एक बार फिर उस पर एक भयानक शक्ति के साथ हमला किया। उसके हाथ में लंबे ब्लेड ने अनगिनत गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन को शून्य में गिरा दिया। फिर उसने अपना खूनी मुंह खोला और यक्षिवेन को पूरा निगल लिया। ये जिवेन बिना किसी झिझक के फिर से दौड़ पड़ी। बूम बूम बूम। तू जिवेन ने हमला करना जारी रखा और हर बार वह कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। उन्होंने उपनेता पर जैसे को तैसा हमला बोला। हालांकि यह गैप बड़ा नहीं था, लेकिन यह गैप इस समय घातक गैप बनाने के लिए काफी था। अपने शरीर की रक्षा के लिए 8 खजाने वाले कॉस्मोस देख के बिना वह बहुत पहले ही मर चुका होता। एक साधारण व्यक्ति के लिए वास्तव में एक आधे कदम वाले दिव्य क्षेत्र के शरीर के साथ एक दिव्य क्षेत्र के खिलाफ लड़ना असंभव था। यह बस एक चमत्कार था। उसे मार दो। उसके पास एक अकल्पनीय सौभाग्यशाली मुठभेड़ रही होगी। उसे मारने के बाद हम उसे पकड़ लेंगे। डिप्टी हेड की आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं। इस समय वह दहाड़ता रहा। वह ये जिवेन के आकस्मिक मुठभेड़ के लिए लालायित था। अब ये जिवेन के मजबूत प्रदर्शन को देखने के बाद वह और भी अधिक था उत्तेजित। यदि एक आधे कदम के दिव्य क्षेत्र के बच्चे में ऐसी क्षमता हो सकती है, तो क्या वह एक पल में अपनी ताकत को दोगुना नहीं कर पाएगा? यह सोचकर उसकी आंखें लाल कैसे नहीं हो सकती थीं और इतनी लगातार आमने सामने की लड़ाई के बाद वह कैसे घायल नहीं हो सकता था। यहाँ तक उसके शरीर को भी यक्षिवेन ने हल्की चोट पहुंचाई थी। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी। यह एक बच्चे के लिए काफी चौंकाने वाली थी जो दिव्य क्षेत्र में आधा कदम था। आपके पास वास्तव में कुछ तरकीबें और कुछ साहसिक कार्य हैं, लेकिन जिस क्षण से आपने थंडर बैटल दानव दस्ते का दुश्मन बनना चुना है, आप मरना तय हैं, उपनेता ने धीरे से कहा। ये जिवेन की आंखें असामान्य रूप से ठंडी थीं, जैसे उनमें तारे हों। उसने बस ठंडेपन से कहा, तुम बहुत बकवास करते हो। वह चिल्लाया और उसके हाथ में लंबा ब्लेड पहले से ही महान रास्ते के रास्ते में नाच चुका था। आग की लपटों ने आकाश को जला दिया और ब्लेड उपनेता की ओर गिर गया। उपनेता भी गुस्से में था और एक पल के लिए भी नहीं रुका और सीधे यक्षिवेन पर हमला कर दिया। बूम, एक और टक्कर और दोनों बिल्कुल नहीं रुके। एक बार फिर दोनों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। अतुलनीय रूप से भयानक प्रकाश के साथ तुरंत पूरा आकाश फट गया और यहाँ तक आकाश में सूर्य का प्रकाश भी अवरुद्ध हो गया। अग्नि और बिजली, विनाश की ये दोनों अत्यंत भयानक शक्तियां शून्य में टकराती रहीं। हर बार जब वे टकराते थे तो ऐसा लगता था मानो सारा आकाश ही नष्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ के कानून असामान्य रूप से सख्त थे। उन्हें लगातार नष्ट और मरम्मत किया जा रहा था। पूरा आकाश अराजकता और विनाश की स्थिति में लग रहा था। बिजली का समुद्र और आग की लपटों का समुद्र बारी बारी से बह गया और सभी दिशाओं में उन्मादी रूप से बह गया। कोई नहीं जानता था कि यह लड़ाई कितनी देर तक चली, लेकिन यक्षिवेन अभी भी बार बार धधक रही थी। दूसरी तरफ उपनेता के शरीर पर कुछ घाव भी दिखाई दिए थे और उनके पास ठीक होने का समय भी नहीं था। उसका चेहरा अत्यंत कुरूप हो गया। शुरुआती पागलपन से लेकर अब तक उसने यक्षिवेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी पागल आदमी को देख रहा हो, या बल्कि ये उसके सामने था कि यक्षिवेन ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया। सामान्य लोगों को लगातार उड़ाया जा रहा था और वे बहुत पहले ही पीछे हट जाते, लेकिन यक्षिवेन बिना थके ऊपर चढ़ गए। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि कोई भी सामान्य व्यक्ति अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र के क्षेत्र वाले दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ना नहीं चाहेगा। यदि वह इसे अपनी आंखों से न देखे और केवल सुने तो वह केवल यही सोचेगा कि यह व्यक्ति पागल है। हालांकि ये जिवेन ने वास्तव में ऐसा किया था। यहाँ तक जब उसने इस पागलपन के अंत को देखा तो वह भी डर गया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यक्षिवेन की आंखें असामान्य रूप से शांत थीं। युद्ध कितना भी भयंकर क्यों न हो, उसकी आंखों में किंचित मात्र भी उतार चढ़ाव नहीं था। ऐसा व्यक्ति सबसे भयानक था क्योंकि उसने लोगों को यह महसूस कराया कि वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसे राक्षस से लड़ रहा है जो कभी नहीं थकेगा। यह सबसे भयानक था, एक अज्ञात राक्षस से लड़ना जिसे वे भी नहीं जानते थे। बूम, एक राजसी और भयानक शक्ति बह गई और एक रहस्यमय शक्ति लहरों की तरह हलकों में बह गई। उसके शरीर में एक तरह की शक्ति उबल रही थी जो पहले कभी नहीं थी। गर्जन, ये जिवेन अपने रक्त में बढ़ती ताकत को दबा नहीं सका और प्राचीन छाप सभी जागृत हो गए। एक खूंखार जानवर की तरह लंबी दहाड़ ने दुनिया को हिला दिया। इस समय वह लगभग एक स्टार कोलोसस में बदल गया। वह आकाश में गरजता था और उसकी प्रचंड शक्ति ने चारों ओर को हिला दिया। अर्धचरणीय आकाशीय क्षेत्र मध्य चरण।
ये जीवेन के शरीर पर आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उसके विपरीत उपनेता की नज़र में यह कोई सुधार नहीं था, बल्कि वास्तव में एक भयानक शक्ति थी जो उसके शरीर में जाग गई थी। हाँ, जागृत शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जैसे कि यह जादुई शक्ति सहज रूप से उसकी थी, लेकिन अब यह क्षमता जागृत हो चुकी थी। और इस समय ये जीवेन ने अपने शरीर पर आभा के शांत होने का इंतजार भी नहीं किया और सीधे उबल पड़े। स्विश! एक भयानक कृपाण प्रकाश ने पूरे स्थान को घेर लिया। जहां जहां कृपाण प्रकाश गुजरा, सारा स्थान खौलते पानी की तरह उबलने लगा। एक ही क्षण में असंख्य ज्वालाएं प्रज्वलित हो गईं। एक लंबी कृपाण तुरंत नीचे गिर गई। ब्लेड की रोशनी की वह किरण, साथ ही वह लंबा ब्लेड, सभी कानूनों की शक्ति से संघनित थे। एक बार उसने हमला किया तो उसे ऐसा करने का अधिकार होगा। हेवन टियर अभिजात वर्ग के लिए थोड़ी सी भी रियायत उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। एक बार हमला करने के बाद उन्हें अपना सब कुछ देना होगा। कृपाण प्रकाश आकाश में कट गया, तुरंत सब कुछ काट दिया और दुनिया को दो भागों में काट दिया। और इस समय उपनेता अचानक डर से पीला पड़ गया। जल्दी में वह जल्दी से अपनी कृपाण से बाहर निकल गया और अंतहीन गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन ने आकाश को भर दिया, सूरज को ढक लिया और ये जीवेन की कृपाण आभा से टकरा गया। डांग! सभी दिशाओं में एक जोरदार धमाका हुआ और भयानक ध्वनि तरंग ने कई पहाड़ी चट्टानों को सीधे नष्ट कर दिया, जिससे दोनों के चारों ओर एक विशाल निर्वात क्षेत्र बन गया। यह वास्तव में उपनेता के बराबर था। किसी को पता होना चाहिए कि इससे पहले हर बार जब वे टकराते थे, ये जीवेन मौके पर ही नष्ट हो जाती थी, लेकिन अब यह एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहां वे समान रूप से मेल खाते थे। यह अपने आप में सफलता के बाद ये जीवेन की युद्ध शक्ति के विकास को साबित करने के लिए पर्याप्त था। और यह केवल तब था जब उसने अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण में कदम रखा था। उसके शरीर पर आभामंडल अभी तक स्थिर नहीं हुआ था और यह पहले से ही बहुत भयानक था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह भयानक होगा। उस डिप्टी हेड को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने उस युवा मास्टर की तरह एक असाधारण राक्षस को उकसाया था। वह मूर्ख नहीं था, लेकिन वह येक्षिवेन की दौलत से अंधा हो गया था और उसे खतरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं सोचना चाहता था जिसके पास ऐसा स्वर्ग, युद्ध करने की शक्ति और ऐसा अद्भुत धन हो। अंत में वह किसी ऐसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं सोचना चाहता था जिसके पास लड़ने की ताकत और इतनी अद्भुत संपत्ति हो सकती है। लेकिन अब उसे अचानक याद आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। येक्षिवेन ने एक बार फिर अपने जलते हुए लंबे ब्लेड से काट डाला। भयानक ज्वाला आभा पहले से भी अधिक प्रबल थी। उपनेता ने एक बार फिर अपना ब्लेड लहराया, लेकिन पिछली बार की तुलना में जब वे समान रूप से मैच कर रहे थे तो ये जीवेन का पलड़ा भारी था। ऐसा नहीं था कि वह कमजोर हो गया था, बल्कि येक्षिवेन और मजबूत हो गया था। येक्षिवेन कुछ ही सांसों में मजबूत हो गई थी, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उसकी सीमा से बहुत दूर था। बूम बूम बूम! येक्षिवेन ने और कोई फालतू हरकत नहीं की। उसने पूरे आकाश में धधकती कृपाण आभा को गिरा दिया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने दिल में गुस्सा निकाल रहा है, लगातार नीचे गिर रहा है। पूरी दुनिया पागल थी और ये जीवेन के आंदोलनों के विपरीत उपनेता केवल निष्क्रिय रूप से विरोध करना जारी रख सकते थे। वह एक भयानक आभा को महसूस कर सकता था, जैसे एक भयंकर जानवर उसे मजबूती से बंद कर रहा हो, जिससे उसका बचना असंभव हो जाए। हालांकि उसके आतंक और निराशा के लिए ऐसा लग रहा था कि हर बार जब येक्षिवेन ने ब्लेडलाइट को गिरा दिया तो यह पहले की तुलना में बहुत अधिक अत्याचारी होगा। शुरुआत में वह अभी भी समान ताकत और स्तर बनाए रखने में सक्षम था। यह कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष अभी भी गतिरोध में थे, लेकिन जैसे जैसे ये जीवेन की ताकत में सुधार होता गया, वह पूरी तरह से एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया और केवल निष्क्रिय रूप से पीटा जा सकता था। हुश! ये जीवेन की आखिरी ब्लेड आभा टूट गई, जिससे दुनिया चकनाचूर हो गई और सीधे उपनेता पर बमबारी कर दी। इस समय उपनेता का प्रतिरोध येक्षिवेन के स्तर के साथ नहीं रह सका। बस उसके शरीर पर लगा जैन युआन इस पागलपंती से भरी लड़ाई में लगभग खत्म हो गया था। लेकिन वह यह जानकर भयभीत था कि येक्षिवेन एक राक्षस के पौराणिक अथाह गड्ढे की तरह था। उसने थकान का लेशमात्र भी संकेत नहीं दिखाया, जैसे कि उसका जैन युआन बस अटूट था। यह एक सामान्य इंसान का स्तर बिल्कुल नहीं था। टकराना! उसके प्रतिरोध को तुरंत ये जीवेन ने तोड़ दिया और कृपाण आभा उसके शरीर पर गिर गई। उसके पूरे शरीर को तुरंत सैकड़ों मील दूर उड़ा दिया गया था और यह अज्ञात था कि अंत में रुकने से पहले कितने उल्कापिंड टूट गए थे। पफ! उसने मुंह भर खून उगल दिया। इस समय उसने येक्षिवेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। दूरी में ये जीवेन की लगातार बढ़ती गति आखिरकार रुक गई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरह का भयंकर संघर्ष कर रहा है, और वास्तव में उसके चेहरे पर कुछ तराजू दिखाई दे रहे थे। फिर वे गायब हो गए, फिर से प्रकट हुए और फिर से गायब हो गए। कुछ बार ऊपर और नीचे जाने के बाद ये जीवेन अंत में इसे और सहन नहीं कर सका और उसने आकाश की ओर देखा और दहाड़ा। गर्जन! भयानक दहाड़ एक क्रूर जानवर की तरह थी। अंत में ये जीवेन शांत हो गया और फिर उपनेता की ओर देखा।
ये जिवेन ने उपहास किया। उसने अंत में अर्धचरणीय दिव्य क्षेत्र मध्य चरण में कदम रखा। यद्यपि बीच में सभी प्रकार के मोड़ और घुमाव थे, उसने अब अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्य चरण में कदम रखा था। अभी अभी, लगभग उसी क्षण जब वह टूटा, स्टार बीस्ट का रक्तपात अचानक उभरा, लेकिन उसने उसे दबा दिया। तुम वास्तव में एक इंसान नहीं हो। इस समय उपनेता ने भयभीत होकर कहा। बेशक मैं एक इंसान हूं। ये जिवेन मुस्कुराए। तो फिर तुम क्यों? उपनेता ने असंगत रूप से कहा। आपको यह जानने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि उसने कहा, ये जिवेन ने अचानक जमीन पर कदम रखा और लगभग एक ही पल में उसकी आकृति आकाश में गायब हो गई, जैसे टेलीपोर्टिंग कर रही हो। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही उपनेता के सामने था। पफ! खून की एक चमक फूट पड़ी और उसे सीधे ये जिवेन ने मौके पर ही पकड़ लिया और उसका मांस और खून त्यान्युवान मिरर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। आखिरकार आधा कदम दिव्य क्षेत्र मध्य चरण में कदम रखा। ये जिवेन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में एक पूरी तरह से अलग शक्ति उबल रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों ने कहा कि आकाशीय क्षेत्र के स्थानों के बीच का अंतर बिल्कुल आकाश की ओर एक कदम था। जैसे ही उन्होंने हाफ स्टेप सेलेस्टियल रियल मिडिल स्टेज में कदम रखा, उनकी युद्ध प्रभावशीलता में भी मौलिक सुधार हुआ। उपनेता का सिर काटने के बाद ये जिवेन ज्यादा देर तक नहीं रुकी। उपस्थित अनेक योद्धाओं का धन हड़बड़ी में लूटकर वह दृश्य छोड़कर चला गया। यद्यपि वह दिव्य क्षेत्र का स्वामी था, वास्तव में उसके पास अधिक धन नहीं था और ये जिवेन जैसे बड़े परिवारों में पैदा हुए योद्धाओं की तुलना करने से बहुत दूर था। ये जिवेन की वजह से जब तक उसने पर्याप्त जन्मजात प्रतिभा दिखाए, तब तक वह कबीले से जोरदार प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम था। सभी प्रकार के संसाधनों के साथ, सभी प्रकार के आकस्मिक मुकाबलों के साथ उसकी संपत्ति काफी थी, लेकिन ये व्यक्ति योद्धा, उनके पास इतना बड़ा नहीं था उनका समर्थन करने के लिए संसाधन, विशेष रूप से त्यान्युवान क्षेत्र में अभ्यास करने के बाद उनके द्वारा हर समय अर्जित किए गए लगभग सभी संसाधनों को उनके स्वयं के अभ्यास के लिए आरक्षित किया जाना था, इसलिए बस बहुत कुछ नहीं बचा था। यही कारण था कि उन्होंने शैतान विश्व चैनल को इसके लिए उकसाया था, एक राक्षस शिकारी बने। यह एक अच्छा काम नहीं था, यह बिल्कुल ऐसा काम था जहां कोई कल नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किस स्तर की साधना पर पहुंचता है, वहां हमेशा किसी के अस्तित्व से अधिक अत्याचारी शैतान जाति होगी। यदि कोई सावधान नहीं होता तो वे शैतान विश्व चैनल में दुखद रूप से मर सकते थे। ऐसी बातें हर समय होती रहीं। हालांकि इन मार्शल कलाकारों के एक साथ जुड़ने से यह अभी भी कुछ नहीं से बेहतर था। कैस सिटी ये परिवार और शैतान जाति बलों के चौराहे पर स्थित था। दूसरे शहरों से सबसे बड़ा अंतर यह था कि यह न तो इंसानों का शहर था और न ही शैतानों का शहर। इसके विपरीत यह वास्तव में एक मिश्रित नगर था। विशाल शैतान विश्व चैनल में केवल यही वास्तविक स्थान था जहां मनुष्य और शैतान आपस में मिले हुए थे। यह वह क्षेत्र भी था जहां इंसानों और शैतानों की कोई परवाह नहीं थी। चाहे वह शैतान जाति हो या ये परिवार, दोनों में से किसी ने भी इस जगह का प्रबंधन नहीं किया। या यह कहा जा सकता है कि उन्होंने इस स्थान के अस्तित्व से आंखें मूंद लीं। अनगिनत वर्षों से मानव जाति और शैतान जाति भूमि के इस टुकड़े पर लड़ रही थी और खून बहाया गया था। उस समय वे ये परिवार के नेतृत्व वाली मानवीय शक्तियों की बाधा को तोड़ने में असमर्थ थे। दोनों पक्षों ने पहले ही एक तरह का संतुलन बना लिया था और यहां तक कुछ मामलों पर मौन सहमति भी बना ली थी। और इस कैस सिटी का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ था। मानव जाति और शैतान जाति के विशेषज्ञ दोनों ही इस नगर में आए और गए। हालांकि अभी भी लड़ाई और हत्याएं होती थीं, लेकिन अन्य जगहों पर ऐसा नहीं था। साथ ही यह कई मानव जाति और शैतान जाति के विशेषज्ञों का निवास भी था जो यथास्थिति से संतुष्ट नहीं थे। ये जिवेन ने कैस सिटी जाना चुना क्योंकि उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा था कि ये जेनमो डेविल वर्ल्ड चैनल में लगभग सर्वशक्तिमान थे। जब तक वह शैतान जाति में भाग नहीं जाता, अन्यथा उसे खोजे जाने में देर नहीं लगती। इस आधे महीने में ये जिवेन को कई बार खोजा गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खुद को कैसे छिपाया, ऐसा लगता था कि उनके पास हमेशा एक एक करके जांच करने का एक तरीका था और अंत में उसकी पहचान की पुष्टि की। उन्होंने ये जेनमो की सामान्य ताकतों को कम करके आंका था जो इतने सालों से इस क्षेत्र में गहराई से जमे हुए थे। मूल रूप से उसने सोचा था कि सांस रोकने की तकनीक के साथ उसके लिए छिपना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यह सच था कि उसका भेष निर्दोष था। हालांकि उन्होंने इस तरह बिल्कुल भी सर्च नहीं किया। वे सीधे हर जगह असामान्य लोगों की तलाश करते थे और फिर वे जल्दी से विवरणों का पता लगा सकते थे। और ये जिवेन, जिसने हाल ही में डेविल वर्ल्ड चैनल में प्रवेश किया था, के पास स्वाभाविक रूप से जांच करने के लिए कोई विवरण नहीं था, इसलिए उसे तुरंत खोज लिया गया। खोजे जाने के बाद बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने तुरंत उसे घेर लिया, जिससे ये जिवेन को अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से तीसरे और चौथे आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी घेरेबंदी में भाग ले रहे थे और ये जिवेन कई बार घायल हुए थे। उनके पास अर्धचरण दिव्य क्षेत्र मध्यवर्ती चरण की अपनी साधना को समेकित करने का समय भी नहीं था और केवल लगातार बच सकते थे।
इसलिए उसके पास कैस सिटी आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह एक अराजक क्षेत्र था और वहाँ सभी प्रकार के लोग थे। यहाँ छिपे रहने के कारण उसे दोबारा आसानी से मिल जाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी।